हमारे टेस्टोस्टेरोन क्राइसिस एपिसोड में डॉक्टर मित्तल का स्वागत है भारत में टेस्टोस्टेरोन क्राइसिस? सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है। क्या आप किसी मर्द को देख के ये पहचान सकते हो लो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हो सकते हैं? चेहरे पे बाल नहीं होना, एकदम फेमिनिन स्किन होना, या बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मर्दों की तरह ना होना, बिल्कुल मस्कुलैरिटी नहीं होती। I have friends who are dealing with ED already, erectile dysfunction at 32. ये सेक्सुअल डिसफंक्शन करे। इफ यू डोंट हैव द राइट हार्मोन्स तब तो हेल्थी सेक्स लाइफ हो नहीं सकती। हमेशा इरेक्शंस को टेस्टोस्टेरोन लेवल से लिंक करते हैं। Is that true? टेस्टोस्टेरोन का रोल है डिजायर में। अगर सेक्स की इच्छा ही कम हो रही है, दैट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मैंने सुना कि पीनस की साइज भी छोटी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। टेस्टिस तो उसमें डेवलप नहीं होती, साथ साथ पीनिस भी डेवलप नहीं होता। सर, अगर किसी के पास वैसे नहीं है तो फिर शिलाजीत लेकर ये सब बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस हैं, कुछ नहीं होता है सबसे। द फैक्ट इज दैट आई डोंट थिंक एनी फूड स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन, नो। वायाग्रा लेने से हार्मोनल प्रोफाइल ऊपर नीचे हो सकती है। स्टेरॉइड्स बॉलीवुड का सच है। आई सी सो मेनी पीपल, रॉक स्टार्स एंड ऑल, सप्लीमेंट्स बंद हो गया, एवरीथिंग इज श्रंक, हिज वाइफ इज थ्रेटनिंग टू लीव हिम एंड इट हैपेंड, द डिवोर्स हैपेंड। एक बर्निंग क्वेश्चन है, कोई ऐसे 3 एक्टिविटीज हैं जो आप घर पे करके खुद के टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो? डॉक्टर मित्तल का स्वागत है हमारे टेस्टोस्टेरोन क्राइसिस एपिसोड में। है भारत में टेस्टोस्टेरोन क्राइसिस? टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर, पूरी दुनिया में है। ओके। और जैसे लोग ज़्यादा जी रहे हैं, एजिंग बढ़ रही है और मेटाबॉलिक कंडीशंस भी बढ़ रही हैं, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब, तो वैसे टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं बोलता मैं क्राइसिस है, ये ज़रूर बोलूँगा कि अब उसकी पहचान ज़्यादा हो गई है। ओके, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, रफली आपकी एज क्या है? 67। 60? वाओ, ओके, यू लुक वेरी यंग। बट आपका बर्थ ईयर क्या होगा फिर? कुछ 50 समथिंग? 58। यस। जब आप मेरे एज के थे और आपके जनरेशन के मर्द मेरे एज के थे, आप मानते हो कि आप सबके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हम सबसे थोड़े ज़्यादा थे? ऐसा पॉसिबल है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन स्टडीज वो बाद में हुआ है उसके, खास तौर से इंडिया में। ओवरऑल यस, ट्रेंड है डिक्लाइन का, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई डेफिनेट ट्रेंड मिले आपको जैसे कि डायबिटीज़ में या वेट में मिलता है, उस तरह से नहीं है। डू यू थिंक कि हर मर्द को टेस्टोस्टेरोन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है? एंड इज इट समथिंग वी इग्नोर एज मेन? कुछ ज्ञान तो होना ही चाहिए। टेस्टोस्टेरोन हमारा प्राइमरी हार्मोन्स में से एक है। देखिए, एक तो टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम्स जो बिल्कुल मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो यंग एज में भी होती हैं, बट एक जो लाइफस्टाइल, जैसे आपने बोला, ये चेंजिंग ट्रेंड, वो वाली 40 या 50 के बाद तो कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन की भी इम्पॉर्टेंस होती है बहुत सारी चीज़ों में। ओके, कैसी नॉलेज होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि क्या सिम्टम टेस्टोस्टेरोन से हो सकते हैं। लो टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी से हम लोग आमतौर पे यही समझते हैं कि ये बस सेक्सुअल डिसफंक्शन करेगी, है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोर्टेंस, इनफर्टिलिटी, ये सब सोचते हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन इससे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको हम कनेक्ट नहीं करते टेस्टोस्टेरोन से, और उनको फेस करते रहते हैं, उनके साथ चलते रहते हैं। और कभी कोई अगर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या कोई एडवाइस करे तब मालूम पड़ता है कि ये तो टेस्टोस्टेरोन की कमी के सिम्टम्स थे। क्या होता है अक्सर सिम्टम्स? जो इनिशियल सिम्टम, शुरू के सिम्टम्स होते हैं, उनमें जो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक, एकदम सामान्य से सिम्टम्स होते हैं। थोड़ी थकान होना, थोड़ी कमज़ोरी लगना, थोड़ा लगना कि अब मैं वर्कआउट में उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना पहले करता था, या मैं क्यों दिन में थक जाता हूँ, पहले मैं रात 8 बजे तक काम करता था, 9 बजे तक करता था। तो ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी के इनिशियल सिम्टम होते हैं। तो ये इस पे कोई ध्यान, क्योंकि ये सिम्टम किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन कई बार
उस रडार पे आता नहीं है। मतलब आप कह रहे हो कि ऐसी चीज़ें जो एक आम इंसान मानता है कि ये एजिंग की वजह से हो रहा है। यही कहानी है कि एजिंग के साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का क्या रिलेशनशिप है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरल डिक्लाइन थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ी थोड़ी लेवल कम होती है टेस्टोस्टेरोन की विद एज, लेकिन क्या वो उन सिम्टम्स के लिए जिम्मेदार है या क्या वो उस लेवल पे पहुंच गया है कि हमको परेशान कर सकता है, ये जानना तभी पता लगेगा जब आप टेस्ट कराएंगे। ओके, थोड़ी रैंडम क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आप एक टॉप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, आई एम श्योर इतने सारे मर्द आए हैं आपके पास टेस्टोस्टेरोन की ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो एज अ डॉक्टर क्या आप किसी मर्द को देख के ये पहचान सकते हो कि हाँ इनमें शायद लो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हो सकते हैं? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी जिसमें ज़्यादा सिवियर होती है डेफिशिएंसी, चाहे यंगर एज में हो चाहे ओल्डर एज में हो, उनको तो देख के पता लग जाता है। चेहरे पे बाल नहीं होना, स्किन का टेक्सचर फर्क होना, एकदम फेमिनिन स्किन होना, या बॉडी हैबिटस, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मर्दों की तरह ना होना, वो आवर ग्लास फिगर ऐसा शेप, मतलब ओवरऑल एक बिल्कुल मस्कुलैरिटी नहीं होती। तो वो तो सीवियर केसेस होते हैं, वो तो हम लोग अपने ट्रेनिंग पीरियड से डायग्नोज करते हैं, ये तो टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है, ट्रीटमेंट करिए, टेस्ट कराइए, ट्रीटमेंट करिए। वो उनमें इतनी गलती नहीं होती है क्योंकि वो क्लियर कट दिखते हैं, और आपका फिजिशियन, जनरल फिजिशियन भी देखेगा तो उसको डाउट होगा जनरली, और वो आपको आगे बढ़ाएगा। जो प्रॉब्लम है वो दूसरी वाली है, प्रॉब्लम है जिनमें बहुत सटल मैनिफेस्टेशन होता है, धीरे 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 कम हो रहा है, उसमें नहीं मालूम पड़ता। बट इस तरह के जो सीवियर केसेस होते हैं वो तो यंग एज में भी मालूम पड़ जाते हैं देख के ही। उसमें आपको जेनिटल एग्जामिनेशन भी करना पड़ता है और पूरा एग्जामिनेशन करना पड़ता है, लेकिन चेहरे से भी मालूम पड़ जाता है कई बार। आई अज्यूम कि जेनिटल एग्जामिनेशन में टेस्टिस की साइज छोटी होती है। टेस्टिस की साइज छोटा होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम सीवियर केसेस की बात कर रहे हैं। और भी ऑर्गन्स की साइज़ कम हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे शुरू हुआ, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। देखो बॉयज़ ही देख रहे हैं, हाँ इसलिए खुल के बात करेंगे। हाँ मैंने सुना कि पीनस की साइज भी छोटी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। दैट इज ख़ास तौर से अगर अर्ली लाइफ में शुरुआत हो गई हो ना, तो डेवलपमेंट पूरा उतने अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि ये बचपने में भी हो सकता है। टेस्टिस तो उसमें डेवलप नहीं होती, साथ साथ पीनिस भी डेवलप नहीं होता। एंड औरों में जिनमें बाद में सीवियर डेफिशिएंसी होती है उसमें थोड़ा श्रिंकेज हो जाता है पीनिस का और टेस्टिस का भी। कुछ ऐसे लड़के होते हैं ना जो खुद के वेट का ख्याल नहीं रखते, पूरे टाइम कोला पीते रहते हैं वगैरह वगैरह, कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मोटे होते हैं और जिनका आवर ग्लास शेप होता है, दोज आर लाइकलियर कैंडिडेट्स फॉर लो टेस्टोस्टेरोन, राइट? ओबेसिटी और फिटनेस का टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम लोग जो जैसे लोग फिट हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वेट नहीं बढ़ने देते जैसे आप हैं तो उनका नॉर्मल कोर्स में टेस्टोस्टेरोन ठीक ही होना चाहिए। अगर आपका वेस्ट लाइन ज़्यादा है, अगर आप में मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब यंगर एज पे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो आपने पॉइंट कहा, अगर आपकी लाइफस्टाइल अनहेल्थी है, तो अगर आप हाई फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली आप में फैट प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, और फैट प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा और उससे टेस्टोस्टेरोन पे भी इम्पैक्ट होता है। ओके, इफेक्टिवली आप ये कह रहे हो कि अगर मोटापे का सामना कर रहे हो, इट इज़ पॉसिबल कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी थोड़े से लो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। और जो लोग ओवरवेट, ओबीस या डायबिटीज़ वाले से पीड़ित होते हैं, उनको उनके मोर देन डबल चांसेस होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से लो टेस्टोस्टेरोन के। जो एकदम पतले लड़के होते हैं उनका क्या? पतले होने के बाद भी आपको हो सकता है टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बचे रहें, लेकिन हर चीज़ में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। गॉट इट। मैं हल्के से रैंट करना चाहूँगा। हाँ ठीक है। मैं रेगुलरली ब्लड टेस्ट करता हूँ खुद के, और मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ अपने हेल्थ को लेकर, क्योंकि कम उम्र में ही मैंने सर्जरीज का सामना किया, गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ था मेरा, आई वॉज अनहेल्दी, तो उस वजह से मैं जग गया एट एज 16, और बहुत ख्याल रखा है खुद के फिटनेस का तब से। ओवरऑल मैं अभी 32 साल का हूँ। जब मैं आसपास के लड़कों को देखता हूँ, दो टाइप के लड़के हैं आजकल। एक जो हेल्थ ऑब्सेस्ड है,
एक जो नहीं है। और ये डिफरेंस ना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो लोग हेल्थ ऑब्सेस्ड है अक्सर करियर भी अच्छा जा रहा है, अक्सर दिखते भी ज़्यादा यंग है, दिखते भी ज़्यादा तगड़े हैं, और जो हेल्थ के बारे में सीरियस नहीं रहे हैं, दी अदर प्रॉब्लम्स आर स्टार्टिंग टू अक्यूमुलेट। एजिंग झट से हो रही है, ऑब्वियसली स्टैमिना कम है। आई हैव फ्रेंड्स और डीलिंग विथ ईडी ऑलरेडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एट 32। तो इसमें रणवीर 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो हेल्थ अवेयरनेस एंड उसके लिए जो हम अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मसलन कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो अगर एक आप आइडियल लाइफस्टाइल तो नहीं कर सकते क्योंकि आपके काम के घंटे ही इतने ज़्यादा हैं, तो आपको उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। बट एक बेसिक लाइफस्टाइल होता है, अपना वेट मेंटेन करना, अपनी डाइट मेंटेन करनी, टाइम से खाना और पूरी नींद लेना, स्लीप। अगर हम ये मेंटेन करते हैं देन वी आर गुड इनफ। सो मैं ये नहीं चाहता कि सब लोग जिमिंग से ऑब्सेस हो जाएं अपने हेल्थ को लेके, बट प्रिकॉशन अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो दूसरा जो एक ग्रुप है जो अवेयर ही नहीं है, उसमें भी दो डिविजन्स हैं। एक तो जो अवेयर हैं ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं, उनसे अगर आप बात करना शुरू करो कि आपका वज़न ज़्यादा है, आपकी हेल्थ गड़बड़ हो रही है, तो उनको लगता है पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, आगे जाके देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। जब आप यंग होते हैं तो आपको कोई भी बात अगर एक्सप्लेन करे इस तरह की, अगर केयरफुल नहीं रहे तो तुम्हें जल्दी हार्ट अटैक हो जाएगा, वो कोई समझ नहीं आता किसी को। आपको यही बोलना है कि अगर आप यंग हैं और आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपको करियर में दिक्कत होगी, आपको प्रमोशन में दिक्कत होगी, आपको अपनी फैमिली लाइफ में दिक्कत होगी। अभी अगले कुछ सालों में आप 20 साल आगे की बात बताइए तो सब सोचते हैं वो देखा जाएगा, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 2-3 पॉइंट्स पेश करना चाहूँगा ऑडियंस के लिए। पहला पॉइंट ये है कि आई जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड्स अराउंड। हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत सीरियसली लेते हैं, बट व्हेन वी से बहुत सीरियसली हमारा ये मतलब है कि हम हफ्ते में 3 बार करते हैं, वो भी 40-40 मिनट के लिए। सो 40 minutes into 3 is about 120 minutes, which is 2 hours of your whole week. I think किसी भी मर्द के लिए ये करना आसान है, सैटरडे संडे को कर लो और एक मिड वीक कर लो। एंड आई थिंक दैट बस ये करना 120 minutes ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको एक पाथवे दे देता है ग्रोथ के लिए, बिकॉज देन यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट बिकमिंग सीरियस अबाउट योर डाइट वगैरह। उसके अलावा मैं स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ 10-15 मिनट की हर दिन, एंड आई फोकस ऑन माई स्लीप। ये मेरे 3 लाइफस्टाइल पिलर्स हैं। बाकी ठीक है, कभी कभी डाइट सेट रहता है, कभी कभी डाइट सेट नहीं रहता। आई ट्राई माई बेस्ट, बट द अटेम्प्ट इज़ वॉट मैटर्स। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एक लॉन्जेविटी गुरु है ब्रायन जॉनसन, एंटी एजिंग गुरु। वो अक्सर टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करते हैं। बहुत पोलराइजिंग ओपिनियंस होते हैं लोग के उन पर, बट मैं मानता हूँ कि एक्चुअली वो कल्चर को अफेक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अब दुनिया भर लॉन्जेविटी एंटी एजिंग के बारे में सोच रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन के कॉन्वर्सेशन भी ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो चुके हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ब्रायन जॉनसन खुद ही हमेशा इरेक्शंस को टेस्टोस्टेरोन लेवल से लिंक करते हैं। इज दैट ट्रू? उतना डायरेक्ट लिंक नहीं है। ओके। बहुत सारे लोग, अगर आप पूछे 10 लोग दिखाने आए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, शायद 2 को टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी निकलेगी। ओके। क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में साइकोलॉजी का बहुत रोल होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। आप स्ट्रेस में हैं, आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है, आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, आपकी नींद ठीक नहीं, लॉट ऑफ साइकोलॉजी। तो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इनफैक्ट टेस्टोस्टेरोन का उतना डायरेक्ट रोल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का रोल है डिज़ायर में। अगर इच्छा ही कम हो रही है आपकी, अगर सेक्स की इच्छा ही कम हो रही है, दैट इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लेकिन उसमें भी ये सारे स्ट्रेसेस एक फैक्टर प्ले कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन के रास्ते के से जाए बिना, मतलब वो डायरेक्टली भी ये इफेक्ट कर सकते हैं। पर जो फ़र्क हुआ है ब्रायन जॉनसन जैसे लोगों से और लोगों से, ये है कि टेस्टोस्टेरोन की इम्पॉर्टेंस फॉर ओल्डर मेन वो काफ़ी ज़्यादा आई है बाहर, और उसको एड्रेस करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। इट इज़ नॉट जस्ट अ सेक्सुअल बेनिफिट, ये हेल्थ के लिए है। वुड यू से कि अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई हैं, ऑब्वियसली सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव हो रही ही है, बट इसके अलावा आपके एनर्जी लेवल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, एंटी एजिंग भी इंप्रूव होती है, और क्या होता है? आई एम अगेंस्ट ओवर यूज़ ऑफ टेस्टोस्टेरोन विच सम पीपल आर ट्राइंग टू डू। कि टेस्टोस्टेरोन ठीक है, फिर भी जिमिंग इंस्ट्रक्टर ने बोला कि एक शॉट लगा लो, बिना इसके कुछ बनेगी नहीं मसल, बिना इसके। रोज़ आते हैं पेशेंट ऐसे जो परेशान होते हैं बच्चे बाद में
कि अब हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो अलग एक कहानी है। पर टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमम लेवल्स, अच्छे लेवल्स, नॉर्मल लेवल्स मेंटेन करने के लिए अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेंगे या आपका मेंटेन्ड है तो आपका फैटीग कम होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी मसल्स, देखिए हमारी मसल्स एक एज के बाद उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, नेचुरल प्रोसेस है एजिंग। लेकिन अगर उसमें लो टेस्टोस्टेरोन का रोल हो गया, साथ में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, आपका जो नॉर्मल होना चाहिए उससे कम हो गया, तो डेफिनेटली अगर आप लेंगे टेस्टोस्टेरोन तो अपनी मसल्स को इम्प्रूव करेंगे, अपने ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को इम्प्रूव करेंगे। मतलब जो बोन्स वीक हो जाती हैं एजिंग के साथ, अगर वो टेस्टोस्टेरोन की कमी से हो रही हैं तो उसको आप रोक सकते हैं, ये काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन हमारे ब्लड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे ब्लड सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन एक्सेस को ले ले, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ब्लड हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। अपने मूड्स में फ़र्क पड़ता है टेस्टोस्टेरोन से। ये मजाक होता है, ये 100% साइंस नहीं है, पर ये मजाक करते हैं लोग कि टेस्टोस्टेरोन लेके CEOs अग्रेसिव हो जाते हैं, दे एक्वायर मोर कंपनीज, दे फायर मोर पीपल, दे हायर मोर पीपल, दे आर मोर प्रोएक्टिव। तो एक ये कनेक्ट बना हुआ है मेल हार्मोन्स एंड एग्रो के साथ टेस्टोस्टेरोन का, वो है लेकिन उतना नहीं, इतना लोग समझते हैं। बट अगर कोई है ऐसी पोजीशन में जहाँ अग्रेशन की बहुत ज़रूरत है और ही इज़ नॉट एबल टू कोप अप, वो नहीं कर पा रहा है अपना काम, और उसको लगता है कि मेरे अंदर अब वो इच्छा ही नहीं है किसी चीज़ की, तो एक बार चेक जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि वो इस मेंटल स्टेट पे पहुंच गया एवोल्यूशन के कि उसको अब ज़रूरत ही नहीं लगती। किस एज पर होना चाहिए? सो आई थिंक 50 के ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है। यू शुड गेट इट टेस्टेड। अगर कुछ भी सिम्टम लग रहा है थकान का, ये टेस्ट होना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल हेल्थ चेक में भी अब टेस्टोस्टेरोन करने लगे हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं 40 के ऊपर ही देख लेना चाहिए, इंडियंस में स्पेशली थोड़ी हर चीज़ जल्दी होती है, तो इट्स गुड टू चेक अबव 40। अगर क्लियर कट सिम्टम्स हो तो आप 25 पे भी चेक करेंगे, पर तो कोई एज ही नहीं है। क्लियर कट सिम्टम्स ऑफ 20s लो टेस्टोस्टेरोन इज, आपने कहा, लिटिल फेमिनिन लुकिंग स्किन एंड लैक ऑफ फेशियल हेयर एंड स्मॉल टेस्टीज एंड ऑल दैट, वो तो मतलब फिर क्लियर कट होता है, वो क्लासिक। मेरे ख्याल से वो नहीं मिस होता है वो, क्योंकि कोई ना कोई पकड़ता है परिवार में या दोस्तों में या उस पर क्या, अरे तुम्हें कुछ गड़बड़ है, जाके दिखाओ, या खुद पकड़ना चाहिए, या खुद। बेस्ट तो यही है। बट मेरे ख्याल से अगर आपको लग रहा है कि आपको फैटीग, अनएक्सप्लेन्ड फैटीग चल रहा है, तो रीजंस क्या होते हैं? देखिए, अदर देन द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड द एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेस, जिसमें आप सो ही नहीं रहे हैं पूरा, या आप 4 घंटे कम्यूट में निकल रहे हैं रोज आपके, तो कैसे कोई बेचारा ठीक से परफॉर्म कर पाएगा? उसके अलावा डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में, खाली टेस्टोस्टेरोन नहीं है। हो सकता है आपका विटामिन डी बहुत कम हो सकता है B12 बहुत कम हो सकता है आपका ये प्रोटीन इंटेक सफिशेंट नहीं हो। ये सारे फैक्टर्स होते हैं, आयरन की कमी हो, हीमोग्लोबिन कम हो, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है थायराइड प्रॉब्लम हो। सो ऑल दीज फैक्टर्स विल ब्रेक डाउन ईच ऑफ दीज ग्रेजुअली, क्योंकि डाइट पर एक पूरी सेक्शन करनी है। बट ये जो आपने कहा कि 20s में टेस्टिस की साइज अगर छोटी होती है तो प्लीज गो गेट चेक्ड। यस। सवाल आपसे ये है, एंड प्लीज डोंट माइंड माई लैंग्वेज एंड डायरेक्टनेस, पर बॉल्स की सही साइज होती क्या है? I mean, it's difficult for someone to just assess like that. You have to, हाँ, बहुत वेरिएशन होता है, बट 12-15 ml वॉल्यूम के ऊपर सब अच्छा होता है, तो उसका साइज आप नाप सकते हैं। अगर आपको शक है, देखो, सिर्फ बॉल्स के साइज से टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी को सब कोरिलेट कर ले जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, वो प्रैक्टिकल नहीं है। Would you say कि बड़ा अंगूर और किशमिश? हाँ, वो तो ऑब्वियस है, उतना तो ऑब्वियस है, उतना तो ऑब्वियस है। बट वो श्रिंकेज किशमिश जितना होता है नहीं, उससे वो नॉर्मली उतना श्रिंकेज होता है जिनमें बचपन से होती है डेफिशिएंसी, उनका डेवलप ही नहीं होता, दे डोंट डेवलप। एंड इफ इट्स बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल कि यू हैव गॉट लो टेस्टोस्टेरोन, फिर भी बॉल्स में श्रिंकेज होगा, फिर वो कितने छोटे वो बन नहीं जाते? मालूम पड़ेगा उसको। बॉल्स के श्रिंकेज से जज करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल होता है। तो आप खुद कैसे कर पाएंगे? वाओ, ओके, अनदर क्वेश्चन। मेरा खुद का मसल मास सही है, आई थिंक, एंड आई फील आई एम रिलेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग इन द जिम फॉर माई एज, बट मुझे ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं आता, मेरे पापा को भी नहीं आता, मामा को भी नहीं आता, एंड आई एम प्रीटी श्योर माई फेशियल हेयर जेनेटिक्स आर जेनेटिक। यस।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि लैक ऑफ फेशियल हेयर इज ऑल्सो लिंक टू लो टेस्टोस्टेरोन या वाइसा वर्सा? सो गुड क्वेश्चन एंड आई वाज गोइंग टू से दैट, तो आपने पूछ ही ली बात ये कि फेशियल हेयर, बॉडी हेयर में जीन्स का बहुत रोल होता है जी। अब कोई वेस्टर्न पंजाब से हो और नॉर्थ ईस्ट से हो तो उनके फेशियल हेयर तो फ़र्क ही होते हैं ना। जी, जी। तो जीन्स को तो देखना ही पड़ता है। अगर आपके पास कोई ऐसी फैमिली से या ऐसे एथनिक ग्रुप से आ रहा है जहाँ फेशियल हेयर कम होते हैं तो यू जज इट लाइक दैट, यू डोंट टेक इट स्ट्रेट अवे कि आपके फेशियल हेयर कम है। ओके, दाढ़ी का टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा लेना देना नहीं होता? अगर आपके फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है और आपके अकेले के हेयर ग्रोथ कम है तो ज़रूर आपको पूछना चाहिए डॉक्टर। यानी कि अगर पापा मामा जी की दाढ़ी है, आप पे नहीं है, देन एक बार पूछना चाहिए, ज़रूर पता करना चाहिए, वाओ, बात करनी ओके। चाहिए। और ये कॉमन सिम्टम होता है लाइक दैट यू कम अक्रॉस इन गाइज विद लो सो ये सब वही है रणवीर, ये सब सिवियर डेफिशिएंसी के साइंस हैं। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द इशू। मैं वही बोल रहा हूँ कि सिवियर डेफिशिएंसी मिसडायग्नोज इतना नहीं होती है। जो चेंज हुआ है अंडरस्टैंडिंग में टेस्टोस्टेरोन के, हम लोग जो रिसर्च जब जिसने सब शो किया है वो ये है कि ये सब नॉर्मल लगने के बाद भी लोगों में टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी हो सकती है, जो सिर्फ इस तरह से मालूम पड़े कि थकान बहुत हो रही है, सुस्ती हो रही है, मसल पावर नहीं है, एनर्जी ड्राइव बहुत कम हो गया, सेक्सुअल ड्राइव कम हो गया, इरेक्शंस कम हो गए, सब क्या हो गया मुझे। तो अगर ऐसा है तो टेस्टोस्टेरोन भी चेक कराना चाहिए। तो ये अगर हम वो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं जो क्लियर कट सिम्टम मैंने बताया, वो उतना ज़्यादा मतलब वो बिल्कुल मालूम पड़ जाएंगे जनरली, और बताएगा कोई आपको या आपको खुद ध्यान जाएगा। दे विल नॉट बी इग्नोर्ड, दे आर नॉट सटल। सटल साइंस को पकड़ना, दैट इज़ द की। एक बर्निंग क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन दैट मैनी मेन वांट टू नो एंड आई डोंट नो हाउ यू विल आंसर इट, बट लेट्स ट्राई। कोई ऐसे 3 एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर पे करके खुद के टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो? जैसे आपने बताया, आप कुछ एरोबिक्स करें, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, 40 मिनट्स ट्राइस अ डे, तो बहुत ही अच्छा है जी। और अपना फैट न बढ़ने दें, बॉडी फैट। यू हैव टू फाइट फॉर योर हेल्थ, यू हैव टू फाइट टू कीप योर हेल्थ इन ऑर्डर, विच इंक्लूड्स लोअर बॉडी फैट, बेटर मसल मास। यही कर सकते, और नींद पूरी होनी चाहिए, वही। यही करना चाहिए। ओके, डोंट हैव टू बी बोरिंग, यू कैन इंडल्ज वंस इन अ वाइल, बट इंश्योर योर प्रोटीन इनटेक। एक्स्ट्रा प्रोटीन भी इतना ज़रूरी नहीं है अनलेस आप बहुत ही विगरस वर्कआउट कर रहे हो, बट आप प्रोटीन इनटेक्स का इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और नॉर्मल डाइट से, ख़ास तौर से अगर वेजिटेरियन, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, तो प्रोटीन सोर्स पे डिस्कस करना चाहिए अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या डॉक्टर से। मुझे ना हल्के से वेज और नॉन वेज की बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू टेस्टोस्टेरोन, बट ऑल्सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ नॉन वेज खाया तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होंगे। आई ऑल्सो बिलीव कि आजकल के नॉन वेज में जितने भी जानवर मारे जाते हैं उनमें स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं अक्सर, हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं अक्सर। ऑब्वियसली वो हार्मोन्स उनके मास के थ्रू हमारे बॉडी में भी एंटर हो रहे हैं। डज दैट प्ले एनी रोल इन अफेक्टिंग आवर हार्मोनल प्रोफाइल्स? So theoretically, yes, this is a concern worldwide, particularly in India, जहाँ कभी कभी रेगुलेट करना मुश्किल होता है, एकदम पेरिफेरी में खास तौर से। जी। तो क्या जानवरों को दिया जा रहा है जिनका मीट आप कंज्यूम कर रहे हैं इज़ नॉट क्लियर एट टाइम्स। तो कुछ न कुछ तो इफेक्ट होगा ही हमारे बॉडी पे। इस पूरे सवाल को 2 सेक्शंस में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है? पहले आप ये बताइए कि अगर कोई इंसान प्योर वेज है, फिर दूसरा इंसान काफ़ी ज़्यादा नॉन वेज है कि हर दिन अंडे या चिकन, फिश, मटन खा रहा है, और तीसरा इंसान वो सॉर्ट ऑफ नॉन वेज है जो हफ्ते में 1-2 बार नॉन वेज खा रहा है। अभी इन सारों के टेस्टोस्टेरोन प्रोफाइल्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं? डिपेंड्स ऑन टू मेनी अदर फैक्टर्स, पर इनका डायरेक्ट कोरिलेशन इज विद योर ओवरऑल प्रोटीन इनटेक, कि हमारे प्रोटीन इनटेक्स कई बार सफिशिएंट नहीं होते। जब इतने बड़े देश में हम लोग उतने एथलीट्स नहीं प्रोड्यूस करते, ऐसे करने चाहिए। अब बहुत कर रहे हैं पहले से, लेकिन फिर भी नंबर्स उतने नहीं हैं। उसका कारण ये है कि हमारे प्रोटीन इनटेक्स उतने अच्छे नहीं हैं अक्रॉस द सिस्टम। और कई बार लोग इसको बुरा मान जाते हैं, कैसे आप बोल रहे हो हमारी डाइट्स, हमारे ग्रैंडफादर की डाइट, फादर की डाइट वो अलग है, उनका रहा होगा डिफरेंट। अब के माहौल के हिसाब से हमारे प्रोटीन इनटेक ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 ग्राम पर किलोग्राम। बहुत ही कम लोग होंगे जो 1 ग्राम पर किलोग्राम लेते होंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव
अनलेस आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं। हम लोग की डाइट कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, क्योंकि ऐसा होता है जब सिविलाइजेशंस डेवलप कर रहे होते हैं, सोसाइटीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, जहाँ डेप्रिवेशन रहा होता है सेंचुरीज से, भूखमरी रही होती है, तो आपको यू हैव टू फीड अ पॉपुलेशन। टू फीड अ पॉपुलेशन यू कैनॉट बैंक ऑन नॉन वेजिटेरियन फूड। आपको ग्रेन चाहिए, सीरियल चाहिए, जिससे सबका स्टारवेशन ख़त्म हो, फेमीन नहीं हो। तो हम लोग के यहाँ जो इतने एफर्ट किया गया, इतने अच्छे से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, सब कुछ हुआ, उससे जो ग्रेन, गेहूँ और चावल हमारा मेन ग्रेन हो गया, तो उससे हमारी स्टारवेशन तो बहुत कम हो गई, सबको कैलोरी मिलने लग गई सर्वाइवल के लिए। लेकिन उससे प्रोटीन नहीं मिलता, और हमारी डाइट्स जो हैं मेनली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट्स विच वर इंटेंडेड फॉर सर्वाइवल। और अब आप बात कर रहे हो लॉन्जिविटी की, अब आप बात कर रहे हो टेस्टोस्टेरोन की, मसल मास की। तो अगर हमारा ऐसे ही प्योर लो प्रोटीन डाइट्स पर रहेगा तो कैसे फिर मसल डेवलपमेंट होगा, और कैसे हम लोग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव एथलीट्स बनेंगे? इट विल बी अ चैलेंज। सो दैट इज़ द मेन थिंग। पता है डॉक, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से भी बात करी है शो पर, बहुत सारे डाइटिशियन से भी बात करी है शो पर। मैंने ये जाना है कि दोनों नॉन वेज और वेज डाइट्स के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। नॉन वेज का चैलेंज ये है, ये जो हमने बात करी। द वेजिटेरियन साइड ऑफ चैलेंजेस इज, आई थिंक बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली गई है वेजिटेरियन सर्कल्स में कि अरे एक कटोरी दाल खा लो, दैट्स योर प्रोटीन इनटेक फॉर द डे। दैट्स नॉट ट्रू। वो एक कटोरी दाल में ना 2 या 3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपको। अगर आपने एक कटोरी पनीर खा ली, दैट्स एटलीस्ट से 10, 12, 13। सो ideally every vegetarian in our country should be having paneer, tofu वगैरह every day, या protein shakes I believe, but we can't change the diet of a whole country. देखिए, डाइट को चेंज करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो होता है इकोनॉमिक्स। अगर हेल्थी प्रोटीन रिच फूड अगर वो महंगा है अनहेल्थी फ्राइज से और कोक पेप्सी से या जो भी कोला से, तो नेचुरली पॉपुलेशन ग्रेविटेट करेगी उसकी तरफ, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज़, जो आदमी अपने परिवार में जो खाता है बचपने में, वैसे ही हमारा टेस्ट ट्यूटर हो जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है। बिहेवियरल चेंज वर्ल्ड वाइड फॉर डाइट्स इज़ incredibly hard. I mean, it is very, very difficult. Some people can do it. You know, the problem in this is that you will have one Instagram influencer, एक अपने पे एक्सपेरिमेंट किया और सब चैम्पियन हो गए, और अच्छा किया, हो सकता है मोटिवेटेड होते हैं, मेरे भी कई पेशेंट्स हैं ऐसे। लेकिन अगर मैं वो समूह देखूं पेशेंट्स का, उसमें तो कितने ऐसा कर पाते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। तो हमको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए। इसलिए वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन इज़ अप टू अ पर्सन। लेकिन आपने जो पॉइंट कहा ये बहुत वैलिड है, सबके सुनने वाला है, कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे हैं तो आपको डेफिनेटली देर आर ओनली 2-3 मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट्स। नंबर 1 इज़ डेयरी. Dairy is the main source of protein in vegetarian diets. Then beans and legumes, which are not that great but they are good. अब सिर्फ दाल को आप नहीं मान सकते उस तरह। सोयाबीन लें, ख़ास तौर से अलग से अगर आप लेंगे तो उससे फ़ायदा होता है। नट्स भी अच्छा सोर्स होते हैं। नट्स अपने ये बादाम और अखरोट ख़ास तौर से, ये अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। पर कितना खा सकते हैं आप उन्हें? एक मुट्ठी तो खाओगे बस। आई एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि मेरे सामने एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बैठे हैं। तो ये बताओ सर कि अगर मैंने एज अ वेजिटेरियन हर दिन टोफू खाया या हर दिन सोया चंक खाया, क्या मेरा एस्ट्रोजन बढ़ेगा? वो एक इशू हो सकता है, बट वेरी माइनर, वेरी माइनर, वेरी माइनर। वुड यू से इट्स सेफ? इट्स एब्सोल्युटली सेफ। आई मीन देयर पॉपुलेशंस जो खाते ही है, लाइक जापान वगैरह। या लेकिन देखिए, एक प्रिंसिपल होता है मेडिसिन में जी, और विशेषकर एंडोक्रिनोलॉजी में, किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पेशेंट थे, उन वेजिटेरियन हो गए, वो पहले तो नॉन वेज थे, वेरी फिट, वेरी वेरी फिट, मतलब कांट बी फिटर। तो उनको प्रोटीन, आई हैव डिसाइडेड कि मैं प्रोटीन अब मैं ये करूँगा। नेक्स्ट टाइम आए तो फॉस्फोरस इतना हाई, मैंने हुआ क्या? बोले डॉक कुछ गड़बड़ी बने, बताइए। वो सुबह से रात तक सिर्फ नट्स खा रहे थे, आमंड और वॉलनट। सो
you have to balance it out. You have to. All the time he was eating that. He was still good, but his phosphorus and other things were all over the place. तो इसलिए मतलब हर चीज़ में बैलेंस रखना चाहिए. टोफू आप दोनों मील्स में खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स ओके. मैं ये मानता हूँ कि प्रोटीन सोर्स पॉपुलेशन के लिए अगर हम ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप एगेटेरियन है, इसको बोलते हैं वेजिटेरियन, दैट इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी. अंडे खाना प्रैक्टिकल. ये प्रैक्टिकल. भारत के एक टॉप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कह रहे हैं. 100%. अगर आपको प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन हमारे बच्चों से हटाना है, अगर आप चाहते हैं सबका प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट हो, अच्छा हो, उनकी मसल्स बने, ग्रोथ हो, वेजिटेरियन, और अगर एग्स लेने को तैयार हैं लोग, तो एग्स एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है. अब कोई धार्मिक कारण से तो अलग बात है, यू हैव टू देन कॉम्पेंसेट. अगर सबका अपना अपना बिलीफ होता है, फेथ, उस पर नहीं मैं कह रहा हूँ. लेकिन अगर वो नहीं है तो एग्स आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर आवर ग्रोइंग चिल्ड्रन स्पेशली. या एज अ पॉडकास्ट होस्ट मैं ये भी कहूँगा कि ऑलमोस्ट हर डॉक्टर ने सेम चीज़ कही है शो पर, और हर डाइटिशियन ने भी, कि साइंस है. व्हाट यू आर सेइंग कि एटलीस्ट अंडे खाने चाहिए. बिल्कुल खाने चाहिए इफ पॉसिबल. मतलब अगर इफ इट्स अलाउड बाय योर फैमिली एंड फेथ, यू शुड हैव एग्स. अगर नहीं अलाउड है, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, तो आप फिर जो मैंने बताया, आप डेयरी लीजिए, और डेयरी के साथ आप ये टोफू या ये चीज़ें लीजिए. एक और भी तो कैटेगरी है, वो वीगन. साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली. आई एम नॉट नथिंग अगेंस्ट वीगन डाइट्स, अगेन एवरीवन्स चॉइस, जो चाहें लें. लेकिन प्रोटीन तो देखना पड़ेगा अलग से. अच्छा, कैल्शियम कहाँ से आएगा? सोया मिल्क में कैल्शियम डाल के लेना पड़ेगा. सोया मिल्क ले सकते हैं रेगुलर इंडियंस. मेजॉरिटी जो वीगन्स हैं वो सोया मिल्क बर्दाश्त, उनको अच्छा नहीं लगता. दे डोंट लाइक द टेस्ट. यू हैव टू ऐड कैल्शियम. आमंड मिल्क लेंगे तो उसमें कुछ और ऐड, तो इट इज़ फोर्टिफाइड. सोया मिल्क इज़ फोर्टिफाइड विद कैल्शियम. आमंड मिल्क इज़ फोर्टिफाइड समटाइम्स विद प्रोटीन ऑल्सो. सो स्ट्रेट अगर आप ये लेंगे, इट कैन नॉट मैच अप टू डेयरी. बट डेयरी में इशू ये होता है, कई लोगों को इंटॉलरेंस होती है, वो अलग बात है. तो वुड यू से कि अगर कोई एकदम डिटर्मिन्ड है कि मैं वीगन बन के रहूँगा या रहूँगी, तो फिर शायद सप्लीमेंट्स लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. फिर मेरे ख्याल से बहुत चॉइस नहीं बचती, बहुत मुश्किल है. या तो सब फोर्टिफाइड खाना हो, जैसे विदेश में होता है कि सोया मिल्क में कैल्शियम मिला है उसमें, और आमंड मिल्क में प्रोटीन थोड़ा मिला हुआ है, वो सब मिला के करेंगे तब तो हो सकता है. बट स्ट्रेट वीगन आप हो जाएं तो थोड़ा मुश्किल होगा प्रोटीन को पहुंचाना वहाँ तक. देखो, यहाँ तो हम टेस्टोस्टेरोन की बातें कर रहे हैं, बट एज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आई एम श्योर आपको सब टाइप के हार्मोनल प्रॉब्लम्स मिलते हैं. डू यू सी अ लॉट ऑफ वीगन्स विजिटिंग यू? आपने खुद ही बोल दिया उसका आंसर पहले. वेयर डू आई प्रैक्टिस? साउथ दिल्ली. ओके. तो बट ये जो लोग वीगनिज्म फॉलो करते हैं एक दूसरे के, हर किसी की चॉइस खुद की है. आई डोंट वांट टू फूड शेम एनीवन. फूड शेम इज द वर्स्ट. बिल्कुल ही नहीं. वीगन्स को भी फूड शेम ना करो, नॉन वेजिटेरियन को भी फूड शेम ना करो. ईच टू देयर ओन. बट ये बस बता दो कि वीगन्स के हार्मोनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं फिर. सो वीगन्स के डायरेक्ट हार्मोन प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. अगर देखिए जो बहुत स्मार्ट वीगन्स हैं वो सारा कॉम्पनसेट करेंगे. इट्स नॉट अ चीप डाइट टू बी ऑन. मेरी सलाह तो ये है कि अगर आप इतने डिटर्मिन्ड हैं तो डेफिनेटली एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर लें एक बार, कि जिससे मेरे पूरे इनटेक सब बैलेंस्ड रहे, न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड रहे. मेरा खुद का सवाल है, अनरिलेटेड टू टेस्टोस्टेरोन. आप बेसिकली हार्मोन नर्ड हो. यू लव हार्मोन्स, राइट? मैं बायोलॉजी नर्ड हूँ. I enjoy biology. Yes. You specifically enjoy the subject of hormones. Yes. बॉडी में सबसे कूल हार्मोन कौन से है? तो आपको लगता है कि यार ये वाह, ये तो एकदम मैजिक है. कूल या मैजिक अलग अलग है. अगर दो जवाब है, दो जवाब दीजिए. कूल तो जैसे टेस्टोस्टेरोन ही है. सबसे कूल क्या हो सकता है? बिकॉज यू नो इट डज थिंग्स टू यू विच प्रॉब्ली नो अदर हार्मोन कैन डू. पर मैजिक तो कॉर्टिसोल है. मैजिक? कॉर्टिसोल तो मेरे को लगा विलेन हार्मोन है. नहीं, यही तो बात है. क्या कॉर्टिसोल तो लाइफ सेविंग हार्मोन है. ओके, एक मिनट, हल्के से कॉन्टेक्स्ट. हाँ. ऑलमोस्ट हर यूट्यूब वीडियो पे ये कहा जाता है कि प्लीज एंश्योर योर कॉर्टिसोल लेवल्स आर नॉट हाई थ्रू आउट द डे वगैरह. एंड बेस लाइन कॉर्टिसोल नाम की चीज़ होती है, यानी कि एट रेस्ट आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कितने हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ हम लोग वर्कआउट नहीं कर रहे, बेस लाइन कॉर्टिसोल लेवल कितना रहेगा. तो आइडियली इफ इट्स लोअर इट्स सपोज्ड टू बी बेटर. ये मेरी समझ है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. नहीं, हर चीज़ का एक नॉर्मल रेंज होता है. कॉर्टिसोल इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग अस व्हाट वी आर. हम जो सुबह उठ के एनर्जी फील करते हैं, काम शुरू करते हैं, कॉर्टिसोल नहीं हो तो यू आर गॉन.
कॉर्टिसोल डेफिशिएंट पेशेंट्स को देखिए कितना बुरा हाल होता है. क्या होता है cortisol? एकदम कमजोरी, भूख नहीं, धीरे धीरे गलते चले जाते हैं, वजन कम होता जाता है. ओके. सो कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी एक डिजीज है. तो कॉर्टिसोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्मोन्स हमेशा बारीकी रहती है. तो अगर आप ओवर स्ट्रेस्ड हैं पूरे टाइम जी. और अगर आपका कॉर्टिसोल पूरे टाइम बढ़ा हुआ चल रहा है तो वो बॉडी को नुकसान करेगा. भाई आपने दवाई देखी है कॉर्टिसोन भी तो कॉर्टिसोल ही है ना. तो कॉर्टिसोन भी लाइफ सेविंग दवाई है. कितने हर आईसीयू में जाइए सबको कॉर्टिसोन लग रहा होगा, लेकिन अगर हर आदमी लगाने लग जाएगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं. तो इसलिए कॉर्टिसोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन दैट गिव्स अस एनर्जी और हमें स्ट्रेस से डील करने की कैपेसिटी देता है. अगर कॉर्टिसोल लेवल लो हो तो हम फिजिकल स्ट्रेस, मैराथन आप नहीं दौड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे. क्यों, क्या होगा? क्योंकि जब हमारे शरीर में हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं या फिजिकल स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में एड्रीनल ग्लैंड होता है. एक ग्लैंड होता है किडनीज के ऊपर, वो कॉर्टिसोल सिक्रीट करता है. कॉर्टिसोल ही हमें स्ट्रेस फाइटिंग कैपेबिलिटी देता है. इट इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन. तो नॉर्मल स्ट्रेस भी तो होता है ना. नॉर्मल स्ट्रेस फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं हो, हम जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे. और जो ये लोग बोलते हैं उन्होंने स्ट्रेस को कॉर्टिसोल से डायरेक्टली कोरिलेट कर दिया है कि अगर आपने ज़्यादा किया तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहेगा. जी. आपका स्ट्रेस बॉडी में बढ़ा रहेगा. ज़रूरी नहीं है कि वो हर समय कॉर्टिसोल लेवल में ट्रांसलेट करे, उतना सिंपल नहीं होता है. तो हाई स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू हाई कॉर्टिसोल लेवल्स. हाई स्ट्रेस विल इक्वल हाई कॉर्टिसोल लेवल्स एट दैट पॉइंट, डेफिनेटली. Okay. But it does not mean that your cortisol levels will be high. Supposing you were to measure cortisol levels around 24 hours for somebody. जी. हाई स्ट्रेस अगर वैसा वाला स्ट्रेस है कि कोई बहुत बीमार है, उसके शरीर में कांस्टेंट स्ट्रेस है, वो आईसीयू में, हम लोग ये कहते हैं आईसीयू में सबके कॉर्टिसोल लेवल हाई आते हैं. पर जो हम डे टू डे स्ट्रेस मानते हैं, जिसको हम लोग डे टू डे वर्क का, लाइफ का स्ट्रेस है, उससे एक्चुअल मेजरेबल कॉर्टिसोल लेवल में फ़र्क पड़ जाता हो, ये कुछ ऐसे नहीं है. इट्स नॉट दैट सिंपल. लूजली मैं ये समझाऊँ कि हर हार्मोन की एक मात्रा रहती है बॉडी में. अगर वो हार्मोन की मात्रा कम हो गई वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा हो गई वो भी प्रॉब्लम. बिल्कुल. डू यू माइंड मी आस्किंग यू ऑल दीस क्वेश्चंस? नो, प्लीज गो अहेड. सवाल आपसे ये है कि आप मानते हो कि मेडिटेशन की वजह से हार्मोनल प्रोफाइल बदल सकती है? मेडिटेशन से लॉजिकली फ़र्क तो पड़ना चाहिए. लॉजिक समझाइए. लॉजिकली ये कि अगर अपने स्ट्रेस लेवल्स कम करोगे तो फ्लक्चुएशन हार्मोन्स के कम होंगे. जी. देयर विल बी मोर स्टेबिलिटी, देयर विल बी मोर, as the same thing as you get with peace. When you are peaceful, your hormones are a little bit different. When you are agitated, your hormones, तो उसमें तो फ़र्क पड़ेगा ही. तो naturally there will be some difference. एज अ हेल्थ नर्ड में एक चीज़ बताओ जो मैंने डिस्कवर करी है. जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ, समटाइम्स इट टेक्स मी लिटिल बिट ऑफ ड्यूरेशन टू स्लिप इनटू अ डीपर स्टेट. अभी वो मेरे कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से डीपर स्टेट है. एक्चुअली क्या हो रहा है, इट्स काइंड ऑफ लाइक स्लीपिंग बट इट्स नॉट स्लीपिंग. मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को ये पता है कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ पर मैं कहीं चले जाता हूँ कॉन्शियसनेस से. अभी यही हार्ट वेव्स जब मैं मेरे वूप में देखता हूँ, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द हार्ट वेव्स ऑफ रेस्टोरेटिव स्लीप, जहाँ स्ट्रेस लेवल्स एकदम गिर जाते हैं. और जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने पेट में कुछ डाला नहीं बहुत वक्त के लिए तो योर डाइजेस्टिव सिस्टम गेट्स अ ब्रेक. सिमिलरली मैं मानता हूँ कि ब्रेन को भी एक ब्रेक मिल जाती है और उस ब्रेक में कोई टाइप की तो हीलिंग हो जाती है, ऐसा मैं मानता हूँ. कुड दिस बी अ रीज़न दैट योर हार्मोनल सिस्टम बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, कि बस ब्रेक मिल रही है? बिल्कुल हो सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हो सकता है बिल्कुल. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, एक हार्मोन जिसकी हमने नहीं बात करी वो है एड्रेनलिन, कैटेकोलामीन्स. वो जो आपने इफेक्ट बताया हार्ट रेट काम डाउन होने का और वो होने का, वो डायरेक्टली उससे लिंक्ड है. कम एड्रेनलिन इन द ब्लड स्ट्रीम. यस, बिकॉज वो रिलीज होता है ब्रेन से नहीं, वो रिलीज होता है हार्मोन, ये ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड से, जहाँ से कॉर्टिसोल होता है उसी के बगल में उसी ग्लैंड का एक पार्ट होता है जो एड्रेनलिन रिलीज करता है. तो एड्रेनलिन में क्या होता है दैट इट इज़ अ अक्यूट रिस्पॉन्स, कॉर्टिसोल इज़ अ स्लाइटली स्लोअर रिस्पॉन्स. तो अगर आपके सामने शेर आ जाए तो एड्रेनलिन लेवल आपका आसमान पे, कोई आपको एकदम गन दिखा दे स्ट्रीट पे तो ये एड्रेनलिन लेवल वेरी हाई शार्प राइज. ऐसे स्टडीज़ हुए, इन्होंने शो किया है कि सर्जन्स व्हेन दे आर ऑपरेटिंग कॉम्प्लेक्स केसेस एड्रेनलिन लेवल्स रियली गो अप एंड देन इट शार्पली कम्स डाउन. अच्छा, उस दौरान जब एड्रेनलिन बढ़ेगा तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा ही, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा ही. एड्रेनलिन हैज़ ऑल दीज एक्शंस.
तो एड्रेनलिन को संभालना भी लाइफस्टाइल से, मतलब इस तरह के मेडिटेशन से बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, क्योंकि आप वो जब वेरिएबिलिटी कम करेंगे जिस चीज़ से भी, तो एक शांत प्रोसेस रहेगा एंड यू विल हैव अ बेटर लाइफ। एक हार्मोनल पर्सपेक्टिव से जो भी आपने कहा मैं उसे समराइज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं भारत के टॉप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के सामने बैठा हूँ, बट आपने ज़िंदगी भी समझाई है। आप बेसिकली ये कह रहे हो कि हर हार्मोन की एक मात्रा होती है आपके खून में, उस मात्रा को मेंटेन करके रखना है। इफ़ यू ऑन द हायर साइड, गुड, डोंट बी टू हाई। बेस ऑफ ऑल एनर्जी जो भी आप लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली मर्दों के लिए, वो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेंटेन करके रखो। उसके साथ ये भी याद रखो कि अगर आपके खून में बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल है, वो भी एक बुरी बात होती है, उसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उन्हें कम रखने की कोशिश करो। और कम कैसे रखें? शायद मेडिटेशन, ब्रेन एक्सरसाइज की वजह से, या फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताकर। इतना ही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो आप ये भी कह रहे हो कि जो लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं, जो लोग ऑब्सेसिव होते हैं, जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उनके एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल लेवल्स अक्सर थोड़े से हाई होते हैं, जो एक पूरे जनरेशन का पैंडेमिक है इन मेनी वेज राइट नाउ। स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है, इसलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ चुके हैं। आप ये कहोगे कि दीज थिंग्स लीड टू अ लॉट ऑफ अदर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल डिजीजेस? बिल्कुल है। देखिए, अल्टीमेटली एक लेवल पे जाके हर जगह हमारे हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं, हर जगह, हर चीज़ को। ब्रेन में अलग हार्मोन्स होते हैं, हार्ट में अलग हार्मोन्स होते हैं, किडनी अलग हार्मोन बनाती है। तो पहले हम सोचते थे कि हार्मोन्स वही होते हैं, जैसे कई दर्शक ऐसे सोचेंगे कि वो 6 ग्लैंड या 7 ग्लैंड हैं, उनसे बनते हैं। हार्मोन का मतलब होता था कि जो चीज़ जहाँ बने उससे दूर उसका एक्शन हो। जी। सो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। जैसे थायराइड सब जानते हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन है। पिट्यूटरी आपने जिक्र किया, एड्रीनल मैंने बात करी, टेस्टिस की बात हो रही है, ये सब ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनको एक ज़माने में डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते थे, जब हम पढ़ते थे तो। डक्टलेस मतलब इनमें डक्ट नहीं है, देयर वाज नो ट्यूब, देयर वाज नो पाइप, दे वर रिलीजिंग देयर प्रोडक्ट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके। एंड एक्शन जो था वो जोग्राफिकली डिफरेंट जगह था। तो थायराइड से रिलीज हुआ थायराइड हार्मोन और वो एक्शन कर रहा है हार्ट पे। थायराइड से रिलीज हुआ थायराइड हार्मोन, वो एक्शन कर रहा है मसल पे, बोन पे। तो दैट्स वाई इट वाज कॉल्ड एंडोक्राइन, जो अंदर बनते हैं। और हार्मोन्स मीन्स दोज दैट हैव एन एक्शन फार फ्रॉम दैट साइट ऑफ ओरिजिन विद इन द बॉडी, राइट। पर वो बहुत अंडरस्टैंडिंग बदल चुकी है। अंडरस्टैंडिंग अब ये है कि एट माइक्रो लेवल हर टिश्यू के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग हैज बिकम वेरी डिफरेंट। यानी कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बॉल से नहीं निकलता सिर्फ बॉल से है, लेकिन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन मे बी प्रोड्यूस्ड एट अदर प्लेसेस, नॉट मेजर्ड इन द ब्लड। हम लोग ब्लड मेजरमेंट को सैक्रोसैंक्ट लेते हैं, पर मेरा लेवल तो ठीक है। दैट डज नॉट मीन सम पीपल में हैव, एज यू सेड, लेस है। टेस्टोस्टेरोन इज द मेन थिंग जो बाल ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है, टेस्टोस्टेरोन। लेकिन उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा हो सकता है। तो लोकल कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू अनदर हार्मोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उससे फर्क पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन लोकली टिश्यू में ईस्ट्राडियोल पे भी कन्वर्ट, प्रोड्यूस टेस्टिस से हुआ, लेकिन वो जाके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे लोगों को बूब्स हो जाते हैं, बॉयज़ को। So local conversion of hormones, local action has been much better understood now than it used to be. ओके। मैन बूब्स के बारे में बात करते हैं, स्पेशली टीनेज बॉयज़ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत सारे यंग लड़कों की इनसिक्योरिटी होती है। गायनेकोमैस्टिया नाम की एक कंडीशन होती है, जहाँ अगर आपने निपल पे हाथ लगाया तो पेन होता है। दैट इज़ द सिम्टम ऑफ एक्चुअल गायनेकोमैस्टिया, जिसकी वजह से शायद आपको सर्जरी चाहिए रहती है, पर ये बहुत कम लड़कों में होता है। जो ये नॉर्मल टीनेज मैन बूब्स का प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लड़कों में, इट इज़ इफेक्टिवली बिकॉज ड्यूरिंग योर टीनेज आपके हार्मोन लेवल्स यहाँ वहाँ हैं, राइट। सो जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है जी बॉयज़ में, तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी थोड़ा बहुत होता है, और टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट भी होता है टीनेज में या जिंदगी भर? नहीं होता, लेकिन वो उस टाइम पे टिश्यूज आर वेरी सेंसिटिव टू दोज हार्मोन्स।
उस टाइम पे जब सर्ज आता है एकदम से, एक लेवल पे आप हैं, उसके बाद ऐसे गए, फिर उसके बाद ऐसे रहेंगे, तो उस पीरियड में जब इंक्रीज हो रहा होता है तो ईस्ट्रेडियोल प्रोडक्शन भी होता है और लोकल ईस्ट्रेडियोल भी बनता है उस समय. आप कह रहे हो कि टीनेज में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत हाई हैं. मतलब दे आर नॉट हायर देन व्हाट दे आर इन एडल्टहुड, बट राइज होता है ना जो प्री टीनेज से जो बढ़ता है. ओके. तो ईस्ट्रेडियोल भी बढ़ता है, तो लोकल प्रोडक्शन तो बाद की बात है, बट ईस्ट्रेडियोल लेवल ही इटसेल्फ बड़ा होता है. लाइक बॉडी शॉक हो जाती है. तो बॉडी को थोड़ा टेस्टोस्टेरोन जितना बढ़ता है, ईस्ट्रेडियोल भी बढ़ता है उतना. तो इसी तरह से पेरिफेरल कन्वर्जन से जब आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन किसी को देते हैं तो भी ईस्ट्रेडियोल भी बढ़ता है थोड़ा. तो देयर इज कन्वर्जन. तो एक तो ईस्ट्रेडियोल ऐसे बढ़ता है, फिर उसका कन्वर्जन होता है टेस्टोस्टेरोन का. जब ये होता है तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता है कि किस में थोड़े से बूब्स बन जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टल ग्रोथ. अक्सर वो बहुत नॉमिनल होता है और वो ख़त्म हो जाता है अक्सर. लेकिन अगर एक स्टेज के बियॉन्ड है तो ख़त्म नहीं होता. और उसमें ख़ास तौर से जो लोग ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, उसमें फ़ैट भी जमा हो जाता है वहाँ. तो थोड़ा ग्लैंडुलर टिश्यू है, थोड़ा फैट है, तो दोनों चीज़ें मिल के दे प्रोड्यूस ब्रेस्ट डेवलपमेंट. कभी कभी वो इतना हो जाता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं. तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन एक्शन दैट प्रोड्यूसेस दैट. नॉर्मल लड़कों का केस लेते हैं, गाइज हु आर नॉट वेरी ओवरवेट एंड हु डोंट हैव अ हार्मोनल प्रॉब्लम, बट फिर भी मैन बूब्स का सामना करना पड़ रहा है. एट व्हाट एज कैन दे एक्सपेक्ट कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी? सो पूरा प्यूबर्टी खत्म होगा, टीनेज खत्म होने के बाद नॉर्मल होना चाहिए. 21, हाँ 22 हाँ बिल्कुल उसके आसपास. अगर उस समय भी रह रहा है तो, और अगर सिग्निफिकेंट है, दिख रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए जी. अगर उसमें भी 90% कुछ नहीं निकलेगा एब्नॉर्मैलिटी, लेकिन कुछ परसेंटेज में कुछ एक्चुअल हार्मोनल प्रॉब्लम निकल सकती है जो परसिस्ट कर रहे हैं. तो बाकी लोग क्या करें जिनको हो गया और परसिस्ट कर रहा है, जो कि वैसे नॉर्मल है एकदम. कुछ दवाइयाँ हैं लेकिन कोई इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. अगर वो ज़्यादा ही है तो फिर उसको आपको प्लास्टिक सर्जन से बात करके ठीक कराना पड़ेगा. मोस्ट पीपल उनमें ठीक हो जाता है. वेरी स्मॉल परसेंटेज में कोई डिजीज़ निकलती है जिसका ट्रीटमेंट करना होता है, पर फिर भी एक चंक रहता है जिनका कि नॉर्मल है, अदरवाइज हेल्थी हैं, लेकिन वो जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, जो बूस्ट बन गए, वो जा नहीं रहे. पहली बात तो उसे बीमारी नहीं समझिए. जी. ये अनकॉमन चीज़ नहीं है. डॉक्टर से बात करिए, अगर वाकई आपको बहुत परेशान कर रहा है तो निकलवा दीजिए उसको. जी. मैं भाइयों को कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा. कहिए ना. पहले तो डॉक्टर की बातें सुनो. दूसरी बात, जो भी प्रॉब्लम अगर एक्चुअल गायनेकोमास्टिया भी है, विज्ञान की वजह से वो सब कुछ सॉल्व हो सकता है. सब सॉल्व हो सकता है. हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं अभी जिन्होंने एज 27-28 में कोई, मेरे मुताबिक कोई प्रॉब्लम नहीं था. उनके मुताबिक वो निपल की साइज़ को लेकर थोड़े से सेंसिटिव थे. दे वर एम्बैरेस्ड कि अरे मैं टाइट टी शर्ट नहीं पहन सकता. तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है निपल के लिए, एंड इट्स बिकम अ कॉमन थिंग फॉर गाइज, स्पेशली मुंबई, दिल्ली वगैरह में. तो चिल आउट. सेकेंड, वेट फॉर दैट एज 21-22. अक्सर खुद से वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाता है. अगर आपको पता है कि आपका फैट लेवल थोड़ा ज़्यादा है, वर्क ऑन इट फ्रॉम नाउ, इट्स गुड. मैंने एक छोटी गलती करी थी व्हेन आई वाज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, कि मुझे लगा ठीक है मैं फ़ैट तो घटाऊंगा, फ़ैट घटाया और मैं बहुत सारे पुशअप्स करने लगा, एंड इट एक्चुअली हेल्प माई चेस्ट. बट द इशू इज़ मैं बैक एक्सरसाइजेज नहीं करता था, मेरा पॉस्चर ख़राब हो गया क्योंकि द शोल्डर स्टार्ट गेटिंग पुल्ड इन फ्रंट. बहुत कॉमन मिस्टेक होती है. एंड ऑब्वियसली क्योंकि आप ऑब्वियसली चेस्ट के एरिया को लेकर इनसिक्योर हो ना, खुद से आप ऐसे करने लगते हो. सो इट रेक्स योर पॉस्चर, और पॉस्चर के प्रॉब्लम्स फिर बाद में दिखते हैं एज 30 वगैरह. तो जस्ट अवॉइड ऑल दिस थिंग्स और चिल आउट करो. मतलब इसमें कोई थोड़ा बूब डेवलपमेंट होना एडोलेसेंस में, प्यूबर्टी में, ग्रोइंग एज में, टीनेज में जिसको बोलते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है जी. और 99% लोगों में वो कोई डिजीज़ का इंडिकेशन नहीं होता. उसको नॉर्मली लें, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, और नहीं होता है तो ठीक किया जा सकता है. उसका स्ट्रेस नहीं लेना है कोई. ओके, मूविंग ऑन. एक हेल्दी सेक्स लाइफ का हार्मोनल प्रोफाइल पर इम्पैक्ट रहता है या अनहेल्दी सेक्स लाइफ? नहीं, देखिए, हेल्थी सेक्स लाइफ का वैसे सेक्स लाइफ का हार्मोन पर इम्पैक्ट या हार्मोन का सेक्स लाइफ पर इम्पैक्ट दोनों. सो हेल्थी सेक्स लाइफ का हार्मोन पर इम्पैक्ट उतना ही है जितना एक अच्छे लाइफस्टाइल का है. हेल्थी सेक्स लाइफ रहेगी तो मोर पीस, मोर इमोशनल relaxation, more physical relaxation, more happy hormones. So you're good. That's all. It will not increase your hormones. Okay. If you don't have the right hormones, तब तो healthy sex life हो नहीं सकती. अगर आप genuinely testosterone deficient हैं,
तो फिर कैसे हेल्थी सेक्स लाइफ होते हैं? इम्पॉसिबल है. बट ऑब्वियसली आप ओवरनाइट आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिरेंगे नहीं, ग्रेजुअली गिरेंगे ना. ग्रेजुअली गिरेंगे. वुड यू से कि weaker erections are a sign of declining testosterone? The first impact of testosterone is on the desire. Not thinking about sex. या मतलब इच्छा ही खत्म हो गई आपकी. आप पहले यू आर विद योर पार्टनर 3 times a week, लेट्स से, अब आप 1 महीने में भी ध्यान नहीं आता आपको. रादर देन द प्रोसेस ऑफ इरेक्शन, जिसमें कि और बहुत सारी चीज़ें, लोकल हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, और ब्लड फ्लो का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, वैस्कुलर डिजीज़ का, बहुत सारी चीज़ें हैं, नर्व्स का इंपॉर्टेंस रहता है. बट डिज़ायर ही कम होना, दैट इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी. ये अक्सर किस एज में होता है? किसी भी एज में हो सकता है, बट ओवर 40 तो हो ही सकता है. इट्स ऑलमोस्ट अ गारंटी ओवर 40? नहीं, नॉट अ गारंटी एट ऑल. Okay. Yeah, not at all. So there is some, see, everything depends on the overall picture. कि थोड़ा थोड़ा टेस्टोस्टेरोन कम 50 के बाद तो होगा ही, थोड़ा थोड़ा, पर वो ऐसा नहीं होता है. और जनरली 60 के बाद क्लियर कट डिक्लाइन दिखता है टेस्टोस्टेरोन में. तो बोलते हैं रफली 20% ऑफ पीपल ओवर 60 विल हैव लो टेस्टोस्टेरोन. बट दैट मे नॉट मीन एनीथिंग मच. 20% इज़ अ वेरी लार्ज नंबर. उतनों को शायद टेस्टोस्टेरोन ज़रूरत नहीं होगी, बट it has gone down to a level where you may consider. तो टेस्टोस्टेरोन का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वो सिम्टम्स पे अकेले बेस्ड नहीं होता, वो ब्लड लेवल्स पे बेस होता है टेस्टोस्टेरोन के. तो यू हैव टू हैव ऑल ऑफ देम. सपोजिंग किसी के ब्लड लेवल कम आ गया, बाकी कुछ नहीं है उसको, तो कुछ देते नहीं हैं. कहते हैं ऑब्जर्व करो, अभी देखते हैं. पर अगर टेस्टोस्टेरोन वाले सिम्टम्स भी हैं, टेस्टोस्टेरोन कमी वाले, और लेवल भी कम आया, दोनों चीज़ें होती हैं, तो टेस्टोस्टेरोन देते हैं. सो उसमें ये फ़ायदा होता है फिर कि ये सारे चीज़ें जो हैं ये रिवर्स हो सकती हैं. जी जी. इफ़ यू हैव दीज सिम्टम्स, तो आपको एक टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़रूर करवाना चाहिए. उसमें भी कई कैवियाट्स होते हैं. इतना आसान नहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल करवाना और उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करना. यहाँ ब्लड टेस्ट की गाइडेंस दे रहे हो? ब्लड टेस्ट की गाइडेंस दे रहा हूँ. ओके, एकदम बेसिक से समझाइए, ये क्या होती है ब्लड टेस्ट की गाइडेंस? देखिए, नॉर्मल ब्लड टेस्ट तो आप करेंगे ही अपना, अगर कर रहे हैं तो ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब, तो वो तो आप फास्टिंग सैंपल देंगे, वीनस सैंपल. टेस्टोस्टेरोन के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं. नंबर 1 इज़ कि फास्टिंग एंड 8 AM, 8 to 9 के बीच में सैंपल. तो हम 8 AM ही बोलते हैं पेशेंट को, 8 का 8:15 हो जाए, 8:30 हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, लाइक टेस्टोस्टेरोन, वो रैपिडली डिक्लाइन कर जाते हैं. So number 1. Number 2, the measurement technique for testosterone has undergone so many improvements and so many changes. It is unbelievable कि हम 10 साल पहले जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कर रहे थे, वो हमको कई बार मिसलीड भी कर सकता था. तो उसमें कांस्टेंट रिसर्च अभी भी हो रही है, और प्रोग्रेसिवली जो है वो मेथड्स बेटर हो गए हैं. तो LC-MS/MS करके मेथड होता है, टेक्निकल टर्म है टैंडेम मास स्पेक्ट्रोस. उसमें अगर उस तरीके से करेंगे तो एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा. तो यू हैव टू चेक विद योर लैब वेदर दे आर यूजिंग द LC-MS/MS मेथड और नॉट. वाह, इसकी प्राइस क्या होती है? टेस्टोस्टेरोन लेवल मेजरमेंट तो बहुत चीप तो नहीं है इस टेक्निक से, 1000 to 2000 में होगा. और साल में एक बार करना चाहिए? नॉर्मल अगर कुछ नहीं तो कुछ नहीं करना चाहिए. बिल्कुल नहीं टेस्ट कराइए. हेल्दी रेंज क्या है? 300 के ऊपर. तो अगर 300 के नीचे 2 बार अगर आपका आया, एक बार में नहीं मानते, जी जी जी, तब फिर डॉक्टर शायद कुछ बताए आपको आगे करने के लिए. अनहेल्दी हाई रेंज क्या है इसमें? 1000 के ऊपर. 1000 के ऊपर? हाँ, वो मतलब 1100 तक भी मानते हैं लोग, कोई ऐसी बात नहीं है. अनहेल्दी हाई रेंज कुछ होता नहीं है. अनहेल्दी हाई रेंज टेस्टोस्टेरोन का माने या तो बाहर से ले रहे हैं आप टेस्टोस्टेरोन, और या फिर आपको टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, जो कि बहुत ही रेयर चीज़ है, इसलिए उस पर जाइए ही नहीं. अननेसेसरी लोग स्ट्रेस होंगे. आई थिंक रणवीर, इट्स इंपॉर्टेंट दैट पीपल डोंट गेट साइक्ड बाय दिस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कह रहा है आपका 400 आया है और आपके दोस्त का 800 आया है, तो आप इन्फीरियर नहीं हो उससे भाई. टिश्यू रिस्पॉन्सिवनेस सबकी फ़र्क होती है. तो सेम लेवल के लिए रिस्पॉन्सिवनेस फ़र्क हो सकती है. अगर आप नॉर्मल हैं, हेल्थी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थकान एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स. ओके सर, ऑलमोस्ट इस पॉडकास्ट के अंत तक पहुंच चुके हैं. आपने कुछ देर पहले ना कुछ सप्लीमेंट्स को हाईलाइट करा था. आई थिंक यू स्पोक अबाउट विटामिन D एंड B12 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन.
एजिंग मेल का सप्लीमेंट स्टैक कैसा दिखना चाहिए अदर देन प्रोटीन शेक्स? ये आपने मेरा एकदम पसंदीदा सवाल पूछा, श्योर। क्योंकि मैं दिन भर सप्लीमेंट से स्ट्रगल करता हूँ। ओके। जिनको लेना चाहिए वो लेते नहीं, जिनको नहीं लेना चाहिए वो ज़रूरत से ज़्यादा लेते रहते। सो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के प्रिज्म से न देख के इंडियन पॉपुलेशन में क्या सप्लीमेंट ज़रूरी है अपनी हेल्थ के लिए, तो जी। अपने आप ही सब कुछ इम्प्रूव होगा। जी जी जी। तो जो सबसे कॉमन डेफिशिएंसीज हैं इंडिया में, एक विटामिन डी पे मैंने 30 साल से मैं इन्वॉल्व हूँ, 35 साल से उसके रिसर्च में। विटामिन डी बॉडी में क्या करता है? विटामिन डी की इम्पोर्टेंस क्यों है बॉडी में? क्योंकि विटामिन डी अगर नहीं होगा तो कैल्शियम हमारी हड्डियों तक नहीं पहुँचेगा। नंबर 2, विटामिन डी धूप से होता है, डाइट में नहीं होता, एट ऑल? मिनिमल, ओके। नेग्लिजिबल। एग्स में थोड़ा सा होता है 20 यूनिट कहीं, और किसी तरह की फिश में होता है जो फिनलैंड वगैरह में खाई जाती हैं, वो यहाँ नहीं। ओके। प्लस सबसे बड़ी बात इसके बाद ये है कि जहाँ जाते भी हैं लोग, वहाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। जी जी जी। तो पोल्यूशन की वजह से हमारी स्टडीज़ ने शो किया है कि वो स्कैटर हो जाता है, वो यूवी रेज पहुँचते ही नहीं स्किन ओके तक। ओके। तो एनीवे, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ कॉमन, बट कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। विटामिन डी के बारे में सप्लीमेंटेशन में एक लाइन बस बोलना चाहूँगा, लो डोज डेली सप्लीमेंटेशन is better than high dose injections and supplements that are taken frequently. Big challenge in our country. Gross misuse. वही जो बोला था, हर चीज़ का एक नॉर्मल बैंड होता है, जी जी। उसी में रहना है। तो विटामिन डी अगर आप 1000 से 2000 यूनिट डेली ले रहे हैं और उसके अलावा वो वीकली और मंथली कुछ नहीं ले रहे हैं, तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होगी। हर किसी को लेना चाहिए? वेल, एटलीस्ट जो अर्बन लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, मतलब अगर आप शहरों में रहते हो तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेनी चाहिए? बेटर है। डेफिनेटली एल्डरली के लिए बेटर है, जहाँ बहुत ज़रूरी है हड्डियों के लिए। ग्रोइंग बच्चों के लिए बेटर है, जिनकी हड्डियाँ बन रही हैं। यंग एडल्ट्स के लिए भी मैं तो बोलूँगा अच्छा ही है लेना, लेकिन डोज यही होनी चाहिए। इज देयर एनीथिंग लाइक एक्सेस ऑफ विटामिन डी? यस, इसीलिए तो बता रहा हूँ ये 1000 से 2000 जो आप लेते हो इंजेक्शन, वो 6 लाख यूनिट का होता है। 6 लाख? जी, केमिस्ट पे मिल जाता? आराम से। एंड महंगा होता? नहीं, सस्टेनेबल? ना बिक सकता, ओके 2 रुपये 3 रुपये टाइप, मतलब नॉट एक्सपेंसिव, नॉट Oh, एक्सपेंसिव wow. एट ऑल। ओके। तो एंड नॉट मच डिफरेंस इन द ब्रांड्स? अब ये मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता, लेकिन जनरली ये तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, तो ब्रांड में कुछ खास मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये समझना, ये आई विल यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव दिस मैसेज, वी शुड टेक विटामिन डी स्पेशली इन द विंटर, क्योंकि विंटर में बिल्कुल ही यूवी रेज एकदम खत्म हो जाते हैं, दिल्ली का बता रहा हूँ, बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। जी जी जी। एंड लो डोज एंड डेली। गॉट इट। कोई एनी टाइम ऑफ द डे और नहीं, उससे नहीं डजंट फर्क मैटर? पड़ता, क्योंकि जो धूप में बनता है विटामिन डी, वो दोपहर में 12-1 बजे बनता है, तो 12-1 बजे कौन धूप में जाता है? तो एक बात हो गई। दूसरा जो कॉमन डेफिशिएंसी वो B12 है। B12 के मोस्टली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं, कुछ ग्रीन वेजिटेबल, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स भी होती हैं, अंडे भी थोड़ा होते हैं, Not much. नॉट टू मच। सो द एक्चुअल मसल ऑफ द एनिमल? सो यस, तो B12 का थोड़ा इशू है। क्या क्या करता है B12 बॉडी में? B12 नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। नर्व्स या B12 डेफिशिएंसी से न्यूरोपैथी ये सब हो जाता है। नर्व्स मतलब अगर बहुत ही सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्रेन पे भी इफेक्ट कर सकता है, और ब्लड में इफेक्ट कर सकता है, बहुत चीज़ें कर सकता है। ओके। और एक टैबलेट आती है या इंजेक्शन? टैबलेट लेना चाहिए इसमें भी, अगर लेनी है तो। एक मल्टीविटामिन ले लीजिए जिसमें थोड़ा थोड़ा B12 में भी दिक्कत यही है, लोग बहुत हाई डोजेज ले रहे हैं, जी। टू मच, 1500 माइक्रोग्राम, ये वो तो सिर्फ जिनको प्रॉब्लम है, क्लिनिकल प्रॉब्लम है। अदरवाइज लो डोज B12 इज गुड। तो इफेक्टिवली जो कोई वेजिटेरियन है हर किसी को लेना चाहिए? चांसेस हैं कि आपका B12 कम होगा, बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस है। तो अगर आप ले लेंगे एक मल्टीविटामिन के लेवल वाला B12 तो कोई नुकसान नहीं करेंगे आप, फ़ायदा ही होगा। तो एज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आप कहते हो कि हर दिन मल्टीविटामिन लेना चाहिए? इफ़ यू रियली वांट टू बी श्योर, यू चेक योर लेवल्स। बट इन जनरल जब आप पूछ रहे हैं कौन सी डेफिशिएंसीज कॉमन है, तो जिन पे आपको खास ध्यान देना, क्योंकि लोग बहुत सारे सप्लीमेंट ले रहे होते हैं जो पता नहीं किस चीज़ के लिए क्यों ले रहे होते हैं। तो डी पे ध्यान देना होता है, B12 पे ध्यान देना होता है, और इंडिया में आयरन लेवल्स का भी इशू रहता है अक्सर।
तो ये 3 जो हैं सबसे कॉमन अदर देन प्रोटीन एज यू सेड, ये डेफिशिएंसीज हैं। जी पता है डोमिनो इफेक्ट नाम की चीज़ होती है, वो जो वीडियोस आते हैं ना जहाँ एक प्लेट गिरा फिर सब गिरता गया। इफेक्टिवली आज ना हमने एक मेंस एजिंग गाइड बना दिया। आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि इज देयर एनीथिंग लाइक टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग फूड्स? ये भी एक रोज़ पूछा जाने वाला सवाल है। मतलब ऐसा लेवल बढ़ाने वाला तो मेरे नॉलेज में नहीं है। ओके लोग इस्तेमाल तो बहुत करते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा एक मार्केट है पूरा, Yeah. अभी ह्यूज मार्केट। Yeah. उसको मैं डिस कर दे रहा हूँ वैसे, बट द फैक्ट that's इज fine. दैट आई रियली डोंट थिंक एनी फूड स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन रियली डायरेक्टली, नो। एक रैंडम चीज़ बताऊँ आपको, बॉम्बे में ना जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, यहाँ एक कल्चर है ओफिल का। ओफिल जानते हो? एज इन चिकन मटन में आप मसल खा रहे होते हो, ओफिल में आप ऑर्गन्स खाते हो, किडनी। अच्छा, ओके ओके, Liver. या तो गुर्दे का पूरे जिगर और गुर्दे, हार्ट। हाँ, हाँ। एक तो लोग कहते हैं कि ऑर्गन मीट खाने से पावर बढ़ता है। आई डोंट नो अबाउट दैट, प्रॉब्ली एक्चुअली लिंक्ड टू विटामिन डी एंड B12 मोर। मतलब आयन कितना जाएगा, आप लिवर लोगे तो बहुत बढ़िया आयन जाएगा मेरे ख्याल से ऑर्गन मीट से वो सब B12 D आयन वो सब। बट आई एम नॉट किडिंग अबाउट दिस। मुंबई में ना गोट के बॉल्स भी खाए जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, और ये एक अर्बन लेजेंड है कि अगर बकरी के गोट के गोट could that be a testosterone boosting? So if you are having testosterone directly, see, this has been tried from Roman and Greek times. Eating testicles of animals and to promote your vitality. ये बहुत पुरानी चीज़ है। जी जी जी। अब उसमें एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन होता हो तो मुझे मालूम नहीं है। I will have to check that. I don't know. But as far as because testosterone extract तो आप एनिमल्स का यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन एक्चुअल टेस्टिकल्स को खाने से कितना जाएगा आई एम नॉट श्योर, बट ट्रेडिशनली इट हैज़ बीन इन हिस्ट्री ऑलवेज बीन देयर। मर्दानगी चाहिए। वॉरियर्स को इसको कि वो एंड सबसे ज़्यादा वॉरियर ठीक है, सबसे ज़्यादा सेक्स ड्राइव के लिए लोग परेशान रहते हैं। सो दे फील कि इससे हमारा वो रहेगा। तो फूड्स को मैं तो जी जी जी। वायाग्रा लेने से हार्मोनल प्रोफाइल ऊपर नीचे हो सकती है? नहीं, वायग्रा and testosterone combination is the thing that we use for people who are suffering. Okay. Testosterone से आपका ड्राइव बढ़ेगा, वायग्रा से ब्लड फ्लो बढ़ेगा. They work in different ways. Gotcha. Okay. Especially वेस्ट में ना गोरों के बीच ये बहुत कॉमन कॉन्वर्सेशन हो चुकी है। इट्स अबाउट TRT, Yes. टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, Yes. जो एक्चुअली अगर लो टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम हो चुका है किसी के बॉडी में, Yes. फिर मेरे ख्याल से TRT लेने की ज़रूरत होती है। बट वहाँ कल्चर बन चुका है कि एज 40 के बाद बहुत सारे लोग TRT लेने लगे, एंड इट्स बिकम अ मोर कॉमन थिंग। बट जहाँ तक मैं समझाऊँ, आई बिलीव अगर आपने एक बार लाइफ में TRT स्टार्ट करी तो ज़िंदगी भर कंटिन्यू करना होता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि हम लोगों ने डेफिशिएंसी की बात करी लेकिन ट्रीटमेंट की बात ही नहीं करी अभी। तो अगर आप डेफिशिएंट, TRT किसके लिए है? जिसका कम से कम 2 बार जो मैंने तरीके बताए, टेस्टोस्टेरोन 8 AM by LC-MS से वैल्यू 300 नैनोग्राम पर DL से कम आती है, बिलो 300 नैनोग्राम्स पर DL, ट्वाइस अलॉन्ग विद सिम्टम्स, those are the people who should be given testosterone, TRT, testosterone replacement therapy. Replacement means आप कोई चीज़ जो कम है बॉडी में वो रिप्लेस कर रहे हो। 100 भाइयों में से कितने भाइयों को लेने की ज़रूरत होगी लाइफ में? अगर आप सिर्फ लेवल्स पे जाओगे तो मेरे एज ग्रुप में 20% लोग को होगी, 20 लड़कों को, मतलब 100 में से। लेकिन यंगस्टर्स में नहीं होती, यंगस्टर्स में बहुत कम है, बहुत ही कम है। ओके। बट टिपिकली 15-20% डेफिनेटली। ओवर 50 स्टडीज़ भी हैं, ओवर 60 स्टडीज़ भी हैं, पर उस पर ज़रूरी नहीं कि सबको लेना हो। इज देयर एनी कॉमनैलिटी इन दोस 20 गाइस कि उन लोग ने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा इसलिए, या रैंडम? कुछ तो रैंडम है और कुछ डेफिनेटली जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिनकी वेट ज़्यादा है, जिनकी विद एज वेस्ट लाइन बढ़ गई है, जी जी जी, वो सब चीज़ें अगर हैं तो मतलब ऑब्वियसली यू आर ग्रेटर रिस्क। इट्स दीज आर रिस्क फैक्टर्स। तो ये जो हमारे गोरे भाई कर रहे हैं कि आफ्टर एज 40 बहुत सारे ब्रोज TRT स्टार्ट कर रहे हैं, वो यहाँ भी कई लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आजकल पॉपुलर होता जा रहा है, लेकिन द साइंस इज़ वीक। इफ़ यू टॉक टू अ टॉप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एनीवेयर, वो नहीं बोलेगा
वो बोलेगा लेना उन्हीं को है जो मैंने क्राइटेरिया बताया, जिनके सिम्टम्स हो और 300 से कम हो। एंडोक्रिनोलॉजी किताब उठाएंगे आप, गाइडलाइंस पढ़ेंगे अमेरिकन एंडोक्रिन सोसाइटी की, यूरोपियन, तो वो यही कहेंगे। पर अब जैसे लोग शौकिया बहुत चीज़ें करते हैं इन द होप दैट इट विल हेल्प, और थोड़ा ओवर इंटरप्रेट कर लेते हैं कई बार जी जी कि ये इससे ये होना चाहिए तो शायद होगा, तो दैट्स वाई। टू ओवर सिंप्लीफाई अ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, ये हर भाई के ज़िंदगी में होता है, हर बंदे की ज़िंदगी में ये होता है कि आप जब 20s में होते हो ना, अगर आपने फिटनेस का ख्याल रखा है तो आपकी बॉडी फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है, हाई स्टैमिना है वगैरह। रफली एट अराउंड एज 30 ना कुछ कुछ ड्रॉप्स हो जाते हैं। यस, सेम लॉजिक ऑफ एथलीट्स रिटायरिंग Yes, इन द yes, मिड yes, 30s, बिल्कुल। क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी तो हो हल्के गई से ना। कमजोर हो रही। तो नेचर का प्रोसेस है। एंड आई एम श्योर कि वंस यू हिट 40, वंस यू हिट 50, ऐसे ही ड्रॉप्स होते रहेंगे। yes. मेरे ख्याल से इन्हीं ड्रॉप्स की वजह से सारे गोरे अभी टीआरटी के बारे में सोच रहे, yes. क्योंकि वो यूथ वाली इनसिक्योरिटी होती है। जैसे बहुत सारे लेडीज कॉस्मेटिक स्किन प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ईच देयर ओन चॉइस, बट दिस हैज बिकम द मेल इक्विवेलेंट। लड़के वहाँ, इंडिया तक वो कल्चर पहुंचा नहीं है आई थिंक, काफ़ी शुरू हो गया है। आप साउथ दिल्ली साउथ साउथ मुंबई की बात दिल्ली, कर रहे हो साउथ दिल्ली, फिर साउथ से, बॉम्बे, बट यू आर राइट। द कोर रीजन इज वही ना, यूथ की इनसिक्योरिटी की, यार मुझे भी मसल नहीं, देखो चाहिए। दो चीज़ें हैं। एक तो ये बिलीफ है लोगों में दैट वी कैन लिव मच लॉन्गर, वी कैन हैव बेटर हेल्थ स्पैन, वी कैन लिव मच लॉन्गर, लॉन्जेविटी। लॉन्जिविटी। तो वो बिलीफ क्यों, एजिंग क्यों हो रही है, तो एजिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं लोग सोचते हैं उसको रिवर्स करें, कुछ लाइफस्टाइल से करें और कुछ जो नहीं है वो दवाई से करें। जी। तो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट, बट वो मतलब ऐसा प्रूवन नहीं है कि आप टेस्टोस्टेरोन लोगे, अगर आपका क्लियरली लो लेवल नहीं है तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ऐसा। ओके, हाइपोथेटिकली ये मैं नहीं करूंगा आई थिंक, बट अगर मैं आपके पास आया 10 साल बाद एट एज 42 और बोला सर प्लीज़ मेरे खून में टेस्ट डाल दो, आप क्या कहोगे मेरे से? नहीं, मैं बोलूँगा देखते हैं तेरे टेस्ट क्या है यार, तू पहले टेस्ट तो करा क्या ठीक से समझ। बट इफ़ आई एम श्योर नहीं मुझे टीआरटी करना ही है सर, मुझे मेरे मसल्स की याद आ रही है, मैं तो मना कर दूंगा, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ बॉडी में नहीं डालनी चाहिए जिसका पोटेंशियली कुछ नुकसान हो सकता है। ओके और ये अननोन जोन होता है जी। किसी भी चीज़ का लेवल नॉर्मल हो और उसमें हम एक्स्ट्रा दें, इट्स अ अननोन थिंग, बाद में मालूम पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम थी। कुदरत के साथ खेल रहा हूँ। एग्जैक्टली, बट यू ऑफ कोर्स प्ले विद नेचर व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। जी। बट जहाँ नहीं अंडरस्टैंडिंग है, देयर इज़ नो प्रूफ, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, कि अगर नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है और आपने टेस्टोस्टेरोन एक्स्ट्रा दिया तो उससे किसी का फ़ायदा हुआ, कोई स्टडी तो शो नहीं करती है। तो हमें तो साइंस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा लगे किसी को, चाहे ना लगे, वील स्टिल हैव टू फॉलो दैट। ओके, स्टेरॉइड्स बॉलीवुड का सच है और मॉडलिंग इंडस्ट्री का सच भी है। जहाँ तक मैं स्टेरॉइड्स को समझा हूँ, दे आर सिंथेटिक कॉम्पाउंड्स दैट मिमिक ग्रोथ हार्मोन एंड और टेस्टोस्टेरोन। सो ग्रोथ हार्मोन वाले स्टेरॉइड्स नहीं हैं, ग्रोथ हार्मोन वाले अलग पेप्टाइड्स होते हैं। ओके, और स्टेरॉइड्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल वाले, They mimic कॉर्टिसोन testosterone. वाले। या सो वही है, वही एक्टिविटी आप ले रहे हो। सो उसकी स्टोरी बताता हूँ आपको। आई सी सो मेनी पीपल, once in a month, twice in a month, someone who has taken those steroids and walks like, you know, हाथ ही उसके छूते नहीं बॉडी को, ऐसे ही चलते, इतना बल्कड अप है, और अदरवाइज ठीक था उसको, लेकिन कंपटीशन जीत नहीं पाया, ट्राई किया, डिड वेल, आई मीन अदरवाइज अ हेल्थी फेलो। अब उसको सब बंद हो गया, सप्लीमेंट्स, नो प्रॉब्लम। सो नाउ everything has shrunk. His wife is threatening to leave him. I can't name, but well-known rock stars and all these I've seen. And it happened, the divorce happened. Ooh. So what I'm saying is unapproved, unlicensed, unethical use of steroids for the sake of bodybuilding, you're doing it at your own risk. या यू नो सर, जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने जिमिंग की शुरुआत करी एट एज 19, बहुत सारे ऐसे भाई होते थे जो सिर्फ जिम ट्रेनर्स की सलाह लेकर इंजेक्ट कर देते थे खुद को। आई हैव बिन अ ट्रेनर माई सेल्फ, आई एम अ फिटनेस प्रोफेशनल एंड दैट्स हाउ माई करियर स्टार्टेड। मेरे मुताबिक वो भी एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। Of course. इंटेंशन बहुत इज important. Yeah, करेक्ट, yeah. ठीक है, यू आर ट्राइंग टू हेल्प एन अदर गाय। बट बहुत सारे जिम ट्रेनर्स ना खो जाते हैं खुद के प्रोसेस में,
क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली स्पीकिंग जिम की एनवायरनमेंट बहुत इनसिक्योर होती है और उस इनसिक्योरिटी के समुंदर में खो जाता है खुद को. एंड बिकॉज दे आर लॉस्ट देमसेल्व्स दे ट्राई पुलिंग इन यंगर गाइज विद देम. मैं तो मानता हूँ कि अगर आपकी एज 25 से भी कम है, डोंट इवन थिंक ऑफ इंजेक्टिंग योरसेल्फ. ऑनेस्टली आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट आइडिया एवर. देखिए इस पे 2-3 चीज़ें जो निकल के आ रही हैं. जी. सडन कार्डियक डेथ्स इन जिमर्स. दे इफ़ यू आस्क द कार्डियोलॉजिस्ट दे विल टेल यू दे सी मेनी मोर कार्डियक इवेंट्स. जो लोग ये सब ड्रग्स लेते हैं उनमें किडनीज पे इफेक्ट. अगर तो एक्सेस किसी भी चीज़ का हम करेंगे, ये शरीर बनाया गया है किसी नॉर्मल उसके लिए, जिसको अगर हमारे दिमाग में आ जाता है वेट के लिए होता है कि मुझे इतना ही किलोग्राम, क्यों इतने किलोग्राम होना है, किसने कहा है, नहीं मेरा मन है. तो वो थोड़ा आजकल की सोसाइटी में ये सेल्फ ड्रिवन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें नुकसान लोग कर लेते हैं अपना. मेरे ख्याल से इफ यू आर सीइंग अ यंग हार्ट अटैक हैपन, माय क्वेश्चन इज इट वर्थ द बॉडी दैट यू आर बिल्डिंग इन दोज years that you have lived? सो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. देखिए ये दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. वाई वुड यू रिस्क एवरीथिंग? सो एंड सम ऑफ देम आर नॉट इवन प्रोफेशनल एथलीट्स. जी जी जी. वो सिर्फ दोस्तों से कंपैरिजन में, कंपटीशन में करना चाहते हैं. एंड ये समझाना ये हमारा फ़र्ज़ है एज डॉक्टर्स कि भाई ये अपने लिए गलत कर रहे हो, उनके पेरेंट्स को, फैमिली को. लेकिन उस समय जुनून होता है, सुनते नहीं हैं लोग. और इतने लोग बाद में परेशान होके फिर अच्छा नहीं लगता कहना आई टोल्ड यू सो. मैंने तो कहा था यार ये होगा. आई विल यूज़ योर गुड ऑफिसेज और गुड मीडियम और ह्यूज रीच टू एक्सप्लेन टू यंगस्टर्स कि भाई बॉडी बिल्डिंग के लिए ऐसे स्टेरॉइड्स मत लो. बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ता है, छोटा मोटा प्राइस नहीं होता है. जो उस लेवल पे चला जाता है उसके बाद उसको वापस आना और नॉर्मल लाइफ लीड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. यू नो देयर इज़ वन द ओनली काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दिस, और ये मैंने मॉडल्स से सुनी है और एक्टर्स से सुना है, एंड मे बी इट मेक सेंस. उनके प्रोफेशंस में ना ये एक प्रोफेशनल हज़ार्ड है कि एवरीवन इज टेकिंग इट देयरफॉर आई मस्ट टेक इट. बॉम्बे में यू हियर दिस, एंड यू नो व्हाट, ऑन सम डिग्री आई ऑलमोस्ट अग्री कि ठीक है चलो, इट्स योर पार्ट ऑफ योर जॉब. बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने स्टेरॉइड यूज़ को समझा है, देर इज़ समथिंग कॉल्ड पोस्ट साइकिल थेरेपी, PCT. बेसिकली अगर आपने एक बार स्टेरॉइड्स ले लिया, यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ अ क्वालिफाइड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट टू सेट योर सिस्टम्स. उसी लिए तो आते हैं पेशेंट. उसी लिए आते हैं. बट मैं देखिए अब ये तो सबका पर्सनल चॉइस है, फिर वही बात है, इट्स अ पर्सनल चॉइस. जी जी जी. ऑल आई से इज बिफोर यू स्टार्ट एनी सच थिंग, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग इट, सी एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट. जी 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 जी. इफ द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इज विलिंग टू मॉनिटर यू एंड फील्स कि आप कैंडिडेट हैं, उसके लिए तो ले लीजिए. बट ये पूरा प्रोसेस महंगा होता है, सो द चीपर वे ऑफ डूइंग इट इज डूइंग इट विदाउट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, राइट? वो तो है, फर्क तो होगा ही. लाइक ओनली द रिच कैन अफोर्ड टेकिंग स्टेरॉइड्स इन अ स्लाइटली सेफर मैनर. बट ये इंजेक्शन भी चीप तो होते नहीं है. Injections are not cheap either. Gym is not cheap either. So it's just a way of thinking. तो मेरी राय तो ये है, अगर आपके दिमाग में आया कि आपको ऐसी ज़रूरत है, कुछ कमी है शरीर में या जो भी है, तो ज़रूर एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से सलाह लें. अपने डिसीजन पे, अपने जिम इंस्ट्रक्टर के निर्णय पे मेरी सलाह ये है न लें, क्योंकि बाद की तकलीफ़ें वो हम सब देखते हैं. ये जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ स्टेरॉइड यूज़ होता है, जहाँ अमीर लोग या बॉलीवुड एक्टर्स ले रहे होते हैं, एंड सपोज दे कम टू यू, I mean, you don't, there's doctor-patient confidentiality. Yeah. But have you ever treated a Bollywood actor? Not a Bollywood actor, but well-known people in Delhi. Okay. Yeah. Who have taken roids and you've been able to like just monitor their progress. वहाँ भी साइड इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, चैलेंज होता है बहुत. अमीरों की इस दुनिया में भी? बिल्कुल. तो क्या होते हैं? प्रोस्टेट. अगर आप ओवरडोज लोगे जी, तो प्रोस्टेट का रिस्क बढ़ता है ना, प्रोस्टेट प्रॉब्लम का. कैंसर? इवन कैंसर. प्रोस्टेट प्रॉब्लम मतलब क्या? प्रोस्टेट प्रॉब्लम मतलब ये कि प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है हमारे शरीर में, जो हमारे यूरिन वाले ट्रैक्ट के पास होता है और यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करता है. अगर हम टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसमें अगर एक दो भी कुछ सेल्स पड़े होंगे जो थोड़े मिसबिहेव कर रहे होंगे, वो ग्रो कर जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे, एंड इवन कैंसर कैन हैपन. एनलार्जमेंट तो होगा ही, बट इवन कैंसर कैन हैपन. सो आई मीन आई थिंक दैट इट इज़ अ सीरियस थिंग. I don't think TRT is a casual thing. जी. I do think it should be taken under supervision, proper supervision, ideally of an endocrinologist. तो ये जो TRT की बात हमने करी वर्सेस स्टेरॉइड यूज,
It's different processes. So, sorry, I use the word TRT here. It's not a different process. It's basically giving the same hormone or something similar. Ooh. TRT means calibrated, correct dosage under supervision. Steroid use means different steroids, different kinds of androgens, testosterone-like substances in random doses. So basically वही है, but it's not TRT because that is TRT means testosterone replacement therapy. जो शरीर में कम है वो बाहर से दे रहे हैं. जी जी जी. स्टेरॉइड थेरेपी फॉर बॉडी बिल्डिंग मीन्स शरीर में कमी नहीं है पर हम उसको पंप कर रहे हैं और अपनी बॉडी बनाने के लिए. तो ये फर्क है. But the science is similar. साइंस सेम. Same. एक्सेस उसी का कर दो बस. वाओ. तो शायद वो जो हमने पहले कहा कि गोरे आजकल बहुत टीआरटी की बातें कर रहे हैं, इट्स अ फ्रेंडलियर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट स्टेरॉइड यूज. यस यस. वाओ वाओ. बट वहाँ के मीडिया में ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किया जाता. क्योंकि वो लोग मेरे ख्याल से शायद बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से कर रहे हो, लेवल्स बढ़ने ना देते हो, रेगुलर मॉनिटरिंग करते हो. वहाँ भी जो लोग कर रहे हैं दे आर द रिच एंड द वेल्थी. हाँ, ये मत सोचना कि सब ऐसे एनीवन इज डूइंग टेस्टोस्टेरोन. या हाँ जी. द मेन साइड इफेक्ट इज जिंदगी भर फिर क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में तो लिखा नहीं जाएगा वो, तो ऐसे ही लिखवाते हैं प्राइवेटली. ओके. सर अगर किसी के पास टीआरटी के लिए पैसे नहीं है तो फिर शिलाजीत लेकर सो शिलाजी तो सब ले रहे होते बिना बताए. जो आते हमारे पास ये सब आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, कुछ नहीं होता है सबसे. अच्छा. तो टेस्टोस्टेरोन महंगा ट्रीटमेंट नहीं है. जी. अगर टीआरटी लेना है तो इंजेक्शन की कुछ भी मतलब लेस देन 100 रुपीज़ होगा प्राइस. ओके. once in 2 weeks. You know, I can check the exact price. Maybe 200, but ऐसे ही है. मतलब something in that zone. Different brands का different होता है. तो एक इंजेक्शन लेना है 2 हफ्ते में एक बार या 3 हफ्ते, तो क्या है उसमें? कुछ नहीं है. तो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी इन इंडिया इज नॉट एक्सपेंसिव. अगर आप जेल्स और वो लेंगे पैचेस, वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, बट इंजेक्शंस तो कोई एक्सपेंसिव नहीं है. व्हाट अबाउट शिलाजीत? I don't believe in all this. I don't believe in all this, meaning I don't believe in anything that has not been proven by randomized controlled trials. Okay. Whether it is Shilajit, whether it is TRT for normal level testosterone, जब तक वो ट्रायल से प्रूवन नहीं है तब तक तो कुछ भी कोई भी ले सकता है. जी सर. तो ठीक है, लोग लेते हैं. ओके. तो शिलाजी जैसी चीज़ पे ट्रायल होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए, प्रॉपर. इतने सारे लोग ले रहे हैं और जनरेशन से ले रहे हैं, तो करो तो प्रॉपर ट्रायल. एंड इफ यू प्रूव इट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू यूज इट. बट व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ शिलाजीत? व्हाट इफेक्ट डज इट हैव इन द बॉडी? सब टेस्टोस्टेरोन लाइक कंपाउंड्स हैं, बस दैट्स ऑल. मतलब थॉट टू बी स्टैमिना बढ़ेगी भाई. दैट इज द लॉजिक. पर अब जैसे मैंने बताया, अभी सप्लीमेंट्स का प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है. अभी मैंने पिछले हफ्ते देखा किसी को, वो 36 सप्लीमेंट ले रहा था मेरे एज ग्रुप के. 36 सप्लीमेंट्स, हर चीज़, आयुर्वेदिक भी, ये भी, यूनानी भी, वेस्टर्न भी, सब चल रहे. लो भाई, मैं क्या मतलब, व्हाट कैन आई डू? योर चॉइस. लॉन्ग आइलैंड आइस. योर चॉइस. योर चॉइस. LIIT ऑफ सप्लीमेंट. पूरी केमिस्ट्री. या. But there must be some side effect to doing that as well. I'm pretty sure yes, but someone has to study that. When you're using things, see, it's funny. हम लोग कोई भी नई दवाई के लिए इतना क्वेश्चन करते हैं, राइटली सो. साइड इफेक्ट्स होंगे जी. साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाए, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेईमान है, इन्होंने छुपा के रखा हमसे, ये किया वो किया. लेकिन जो हम वो यूज़ करने को तैयार है जिसका कोई पब्लिश डेटा ही नहीं मिलता हमको, उसको हम आँख बंद कर यूज़ कर लेते हैं. क्योंकि नहीं, ये तो हमारे शास्त्रों में है या हमारे पुराने उस पर लिखा है. बहुत अच्छी बात है अगर लिखा है तो उसको प्रूव तो करो. आज के ज़माने में हम भी यूज़ करना चाहते हैं, बट बिना प्रूव किए हम यूज़ कर रहे हैं. और जिसके बारे में इतना डेटा है, उसमें हर साइड इफेक्ट रिपोर्टेड है, तो लगता है बड़े साइड इफेक्ट है. तो इग्नोरेंस वाली बात है. इग्नोरेंस इज ब्लिस, और कुछ नहीं है. ओके. आई थिंक दिस इज प्रीटी मच इट सर. मोस्ट लाइकली डाइट भी सीख चुके हैं लोग इस एपिसोड के थ्रू. You think we've missed out on any point for men's aging guide? I think we talked about protein. Ji. We talked about supplements. Just an important point here, to reduce refined carbohydrate in the diet. Last point, that is very important. If you're trying to maintain your metabolic health, increase fiber, reduce refined carbohydrate. You know, that you can always check, but it is very important, like breads. Okay. You know, refined carbohydrate अगर बढ़ेगा
अर्बन डाइट्स में जो मैंने सीरियल्स की बात करी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी थी, वो रिफाइंड हो गया, वो पहले रिफाइंड नहीं था, उस पर फाइबर निकल गया, एकदम महीन हो गया, चमकने वाला हो गया, ईजिली डाइजेस्टेबल हो गया। तो ये भी एक साथ में प्रोटीन के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। यू नो इसे हल्के से सिंपल करते हैं, फिर और सिंप्लीफाई करते हैं। द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस इज समथिंग जो सुनील शेट्टी सर ने मुझे कहा था शो पर, कि वो सारी वाइट चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इट्स अ वेरी इजी हैक। मैं बोलने वाला था पर मैंने कहा छोड़ो, सबने बोला ही होगा किसी ने। बोलो। वाइट चीज़ें अवॉइड करनी है। शाइनी वाइट थिंग्स आर नॉट गुड फॉर अस। जो हम लोग सफ़ेद फुल्का सोचते हैं बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया नान, ये क्लासिक एग्जांपल्स हैं। मतलब मैदा इज़ पॉइजन। जी, मैदा इज़ पॉइजन इन एनी फॉर्म। Yes. तो उसकी जगह आप अगर चोकर मिक्स्ड आटा लेंगे, चोकर मिला हुआ आटा लेंगे, गांव में ऐसे लोग लेते थे पहले, और या अब मिलेट्स लेंगे, ज्वार, बाजरा, रागी, या मच बेटर, कोडो मिलेट्स, ये बेटर है। ओके, आई विल से अवॉइड चीनी, अवॉइड मैदा, 100%। अवॉइड एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अ पैकेट, चिप्स, विप्स, नूडल, ब्रेड, ये सब। एट सम पॉइंट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, यू हैव टू स्टॉप ईटिंग प्रोसेस्ड फूड जस्ट फॉर हेल्थ, और योर बॉडी विल फोर्स यू इनटू इट एट सम पॉइंट। आपको बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। द कन्वीनियंस इज द चैलेंज। द कन्वीनियंस फॉर एनीवन वर्किंग लॉन्ग आवर्स, फॉर एनीवन वर्किंग इन ऑफिस, or anyone studying at night. Now in Delhi there are services that provide food during the night for kids who are studying, and उसमें यही सब होता है। तो ये तो प्रॉब्लम है। ऑनेस्टली मैं पता है क्या करूँ, मैं हमेशा साथ में केले रखता हूँ, मैं साथ में एक प्रोटीन शेक का पैकेट रखता हूँ। दैट्स अ मील। फैंटास्टिक। बट इट्स अबाउट मेंटल कंडीशनिंग। यस, यू हैव टू ट्यूटर योरसेल्फ फ्रॉम यंगर एज, तो ईजियर होता है। पता है जब मैं कोई भी हेल्थ पॉडकास्ट करता हूँ, it's usually a doctor or a dietitian, and आप सब ना, you guys are used to dealing with the worst cases also. worst case मतलब एक ऐसा इंसान जिसने ज़िंदगी भर खुद के बॉडी का ख्याल नहीं रखा इफेक्टिवली, तो ऑब्वियसली वो मेंटली वीक है। तो जब भी मैं आप जैसे लोगों से बात करता हूँ ना, आप लोग सब एम्पैथी से बात करते हैं कि नहीं इट्स नॉट एज सिंपल टू ईट क्लीन, एंड आई अंडरस्टैंड योर प्रेडिकमेंट। बट मैं पता इस सिचुएशन को कैसे देखता हूँ कि हमारी जनरेशन में एक मेंटल स्ट्रेंथ का पैंडेमिक है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट मेंटली कंडीशन योरसेल्फ टू अवॉइड सिचुएशंस लाइक दिस। Absolutely, no one can question that. But yeah, you're right. Maybe we deal with sickness all the time, so you're very gentle and हर हेल्थ पॉडकास्ट में मैं बहुत कठोरता से बात करता हूँ और मेरे सामने जो है प्यार से बात करता हूँ। बट आई गेस दैट्स व्हाई दिस एपिसोड्स वर्क। मज़ा आ गया आपके साथ सर। Thank you. Just felt like talking to a big brother. So thank you so much. Thank you. I hope you You've had been fun really as well. nice, and yes, it's like a drawing room conversation. हाँ जी Living sir. room conversation. Very nice. थैंक यू सर। अगर कभी TRT की ज़रूरत लगी फिर हम गाइड करना। पर मुझे लगता है मैं 80% में रहूँगा, तो मैं बहुत ख्याल रखता हूँ बॉडी। You'll be good. Okay. I'm sure. थैंक यू, मज़ा आ गया आपके साथ। थैंक यू सो मच।